हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब देखो, जितना भी हमने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है, 7th पढ़ा है और 8th में पढ़ा है, उसका जो पूरा परिणाम है ना वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा पिछले क्लासेस में वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा। हम क्या पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दुनिया के बारे में कि कैसे दुनिया में क्या हुआ, डेमोक्रेसी धीरे धीरे आया। पहले क्या था, अंग्रेज हर जगह पे राज करते थे, सबको पता है। 400 साल पहले आज से, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हर जगह पे जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, वो हर जगह पे राज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको देखना इस चैप्टर में किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे हर जगह से धीरे धीरे ख़त्म होते गए और हर जगह पे कंट्री पे धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी आते गया। डेमोक्रेसी होता क्या है, देखो, डेमोक्रेसी ऐसा तंत्र होता है, यानी कि ऐसा जादू होता है जिसमें लोगों को अपने राजा को चुनने का अधिकार होता है। अपने राजा यानी कि अपने सीएम को, अपने पीएम को, अपने प्रधान को, हर एक चीज़ को चुनने का अधिकार होता है। जिसको चाहे वो जितवा सकते हैं, जिसको चाहे वो क्या कर सकते हैं, हरवा सकते हैं। जैसे क्या है वो देखो, 25 में चुनाव होने वाला है नरेंद्र मोदी जी का, तो लोग जिसको ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे उसको क्या करेंगे, जितवा देंगे, फिर से दोबारा पीएम बनवा देंगे, और जिसको उतना पसंद नहीं कर रहे होंगे उनको हरा देंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसा चीज़ जहाँ पे लोगों को पूरा अधिकार हो, अपने सीएम पीएम को, अपने राजा को, अपने महाराजा को चुनने का अधिकार हो। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना है। तो वही कि यहाँ पर दुनिया आ गया वर्ल्ड का, यानी कि दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। देखो, जो मैंने बताया ना वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। दिस बुक इज़ अबाउट डेमोक्रेसी, यानी कि जो पूरा बुक है सिविक्स का, जो भी 6-7 चैप्टर है, वो पूरा डेमोक्रेसी के बारे में, यानी जो मैंने बताया ना, जो लोगों का पूरा अधिकार होता है अपने राजा को चुनने का, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर पूरा बुक उसी के बारे में पढ़ाएगा आपको। ठीक है, बस अलग अलग कंट्री के बारे में पढ़ाएगा, यानी कि अलग अलग दुनियाओं के बारे में पढ़ाएगा। कह रहा पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला, यानी कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ। मैंने बताया ना कि पहले क्या करते थे, अंग्रेज राज करते थे, तो कैसे ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों का जो शासन था वो ख़त्म हुआ, और कैसे धीरे धीरे हर कंट्री में 200 कंट्री हैं, 200 प्लस कंट्री हैं, उनमें कैसे धीरे धीरे क्या हुआ, डेमोक्रेसी आया। और अभी भी कुछ कंट्री ऐसी हैं काउंटिंग में, मतलब 2, 4, 10 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ नहीं, यानी कि वहाँ ऐसा राजा राज करता है जो लोगों का अधिकार नहीं हुए, यानी कि लोग अगर चाहते हैं कि हमारे राजा को बदल सके तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो लोग उसको मार देते हैं, जैसे कि कोरिया, ठीक है ना, जो किंग जोंग है, और चाइना देख ही रहे हैं। ठीक है, 2 कंट्री और भी कंट्री हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 कंट्री है जहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलता है, यानी कि एक राजा हमेशा के लिए राज करता है, वहाँ लोग कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के बारे में कि कैसे कैसे पूरी दुनिया में जो मोस्टली जो कंट्री हैं वो कैसे डेमोक्रेटिक हो गई, कैसे वो आज़ाद हो गए। यहाँ पर 2 लोग हैं फोटो में, ये जो टोपी पहने हैं इनका बॉडीगार्ड है सब। तो ये एक चाइल्ड के प्रेसिडेंट रहे हैं बहुत पहले, 1973 के में, यानी कि आज से लगभग 50 साल पहले। ठीक है, तो कौन का नाम था, सल्वाडोर एलिंडे। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। अब फिगर दिया है तो देख लेते हैं उसमें क्या है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है या जो जनतंत्र है जहाँ पे लोग राज करते हैं, उसकी 2 कहानियाँ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो 2 कहानियाँ कौन कौन सी हैं उस चैप्टर में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि डायरी का एक लेख बताया गया है जो इन्होंने लिखा है, जो प्रेसिडेंट थे ना चाइल्ड के। तो पहला चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का डेमोक्रेसी कैसे आया। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सल्वाडोर एलिंडे। क्या नाम था, सल्वाडोर एलिंडे। अलग अलग नाम से लोग, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग अलग से कहते हैं, कुछ लोग एलिंडे कहते हैं, कुछ लोग सल्वाडोर कहते हैं। ठीक है, तो बस स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है यहाँ पर कुछ बताया गया है, उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि जो मेरा कंट्री है वो क्या हो जाएगा, एक दिन पूरी तरह से फ्रीडम हो जाएगा, पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा, और यहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, और यहाँ के जो लोग होंगे एक साथ आके क्या करेंगे, एक नया युग का निर्माण करेंगे। तो यह बता रहा है कि दीज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सल्वाडोर एलिंडे, यानी कि जो सल्वाडोर एलिंडे थे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ये उनका लास्ट स्पीच था। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। वो क्या थे, चाइल्ड के, यानी कि जो कंट्री है चाइल्ड। ठीक है, चीन नहीं है, ये चाइल्ड है। क्या है, कुछ लोग चील बोलते हैं, कुछ लोग चाइल्ड बोलते हैं, कुछ लोग काइल बोलते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि हर अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो आप बस स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा और आपको जो पसंद आता है वो प्रोनाउंस कीजिएगा। ठीक है, तो वही क्या बताया जा रहा है कि चाइल्ड के जो सल्वाडोर एलिंडे हैं, ठीक है, वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के पीएम थे। और ये चाइल्ड कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में बसा हुआ। साउथ अमेरिका यानी कि नीचे जो अमेरिका है ना, अमेरिका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा अमेरिका है, तो साउथ वाला अमेरिका में क्या है, चाइल्ड है, वहाँ की ये क्या है, प्रेसिडेंट है। कौन, सल्वाडोर एलिंडे।
फिर बताया जा रहा है कि जो स्पीच जो है वो दिया गया था 11 सितंबर 1973 को, यानी कि जो स्पीच बोला गया है इनके द्वारा, सल्वाडोर अलेंडे के द्वारा, वो कब बोला गया था? 1973 में बोला गया था, यानी आज से लगभग 50 साल पहले 11 सितंबर को। ये स्पीच इन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि उसी समय यानी कि 11 सितंबर 1973 में जो वहाँ की आर्मी थी, आर्मी यानी कि वहाँ की जो वहाँ की लोकल आर्मी होती है ना, हर कंट्री की आर्मी होती है, तो वहाँ की जो आर्मी थी, वहाँ का जो मेन हेड था, वो क्या किया, इनके गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। उसने कहा कि आज से आप राज नहीं करेंगे, अब आज के बाद अब हम लोग राज करेंगे, यानी कि आर्मी वाले राज करेंगे। तो यहाँ पे लोग को लिखा है द डे हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रो, यानी कि उनके गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया गया बाय द मिलिट्री के द्वारा, यानी कि जो वहाँ की आर्मी थी क्या की, उनको उखाड़ के फेंक दी और अपने राज करने लगी वहाँ पे। कहाँ पे? चाइल में। फिर बताया जा रहा है अब इसके पहले की कहानी, यानी कि 1973 की कहानी है, यानी 1973 के पहले की कहानी है। कह रहा है कि जो अलिंडे थे, यानी कि जो सल्वाडोर अलिंडे थे, वो एक पार्टी को फॉर्म किए थे। जैसे यहाँ की पार्टी है ना, बीजेपी है और क्या है और भी कई सारी पार्टियाँ हैं, तो जैसे वहाँ भी एक पार्टी थी, इसका नाम था, क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल। क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल, जो इन्होंने फॉर्म किया था सल्वाडोर अलिंडे ने। ठीक है, कब फॉर्म किया था? 1970 में फॉर्म करके अपना गवर्नमेंट बनाया था, तो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे 1970 में। 3 साल बाद ठीक आर्मी वालों ने क्या किया, इनके गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। फिर बताया जा रहा है कि जब ये पीएम बने थे यहाँ के, यानी कि जो जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे 1970 में, तो इन्होंने गरीब लोगों के लिए और वहाँ के वर्कर्स के लिए, यानी कि जो वहाँ के लेबर है, उनके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से लोग वहाँ के पसंद करते थे और आर्मी इनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम राज करें, इसलिए हम इन पर शासन करें, हम यहाँ के लोगों को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, 1973 में इनको हटा दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अलिंडे थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और वहाँ पे गरीब लोग जो थे, जो कि लेबर थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प किए थे, काफ़ी ज़्यादा मदद किए थे जब ये प्रेसिडेंट थे तब। फिर जैसे कि मतलब क्या क्या वो हेल्प किए थे ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया था, यानी कि जो चाइल्ड में कई सारे गाँव थे, टाउन्स थे, शहर थे, वहाँ पर हर जगह पर इन्होंने क्या किया था, स्कूल कॉलेज खुलवाए थे। छोटे बच्चों जो थे वहाँ के, यानी कि जो बच्चे थे 8 साल से कम बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए जो दूध था वो क्या कर दिया था, मतलब क्या इतनी बंटवा दिया था, फ्री में बंटवा दिया था। उन्होंने कहा कि जितना भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन, मिल्क वगैरह और जो ज़मीन वाला घर, रहने का घर है, वो क्या है, सब फ्री है। यानी कि वही लिए बताया गया है कि वहाँ के जो गरीब लोग थे और जो वर्कर थे, उनको लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि एजुकेशन सिस्टम खुलवाया था, मिल्क वगैरह वो लोग देते थे, उनको लैंड वगैरह देते थे रहने के लिए। और जो लैंडलेस फार्मर थे, यानी कि जो इनके पास किसान थे वो, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं था, तो उनको ये क्या किए थे, ज़मीन दिए थे खेती वगैरह करने के लिए। इसी वजह से वहाँ के लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। ये जो प्रेसिडेंट थे वो जो फॉरेन वहाँ पर बिजनेसमैन थे, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा जलते थे। जलते यानी कि उनको अपोज करते थे। क्यों अपोज करते थे? सल्वाडोर का मानना था कि जो भी फॉरेन कंपनीज़ हैं, यानी कि जो बाहर देश से आए, जो दूसरी देश से आई हैं, वो क्या कर रही हैं, हमारे खजाने को लूट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनी टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज। उनका मानना था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ, जो कॉपर है, जो गोल्ड है, वो क्या कर रही हैं, लूट रही हैं। लेकिन जो वहाँ के लैंड लॉर्ड्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो वहाँ के अमीर लोग थे, जो वहाँ की चर्च थी, वो इनके पॉलिसी को अपोज करती थी, कहती थी नहीं, जब फॉरेन कंट्री आएंगी, यानी कि जो दूसरी देश की कंपनी आएंगी, तो हमारे देश का विकास होगा। लेकिन इनका मानना नहीं था। इनका मानना ये था कि अगर वो कंपनी आती है तो हमारे नेचुरल जो रिसोर्स है, कॉपर गोल्ड वगैरह को, वो लूट के लेके चली जाएंगी और हमको 2 रुपये थमा देंगी। तो इसकी वजह से ये क्या किए, नए पॉलिसीज़ लाए कि जो फॉरेन कंट्री है वो आना बंद करें। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो रिच पीपल थे और जो चर्च था, इनके पॉलिसी के अपोज में चली गई, यानी कि इनका विरोध करने लगी। और इसी पॉलिसी को देखते हुए चाइल की जो दूसरी पार्टी थी, जैसे यहाँ पे है ना 2-3 पार्टियाँ हैं, केजरीवाल जी का है, मोदी का है, राहुल का है, तो वैसे भी वहाँ भी दूसरी पार्टियाँ थी। तो वो भी पार्टियाँ क्या करने लगी, इनके गवर्नमेंट को अपोज करने लगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो फॉरेन कंपनीज आएंगी, अगर हमारे देश में चाइल में फॉरेन कंपनीज आती हैं, तो हमारे चाइल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारे चाइल का विकास होगा, यहाँ पर रोज़गार आएगा। लेकिन इनका मानना कुछ अलग था। वो बस इतना मानते थे कि अगर फॉरेन कंपनी आती है तो हमको हमारा सामान जो भी है वो लूट के लेके चली जाएगी। तो ये था चाइल का कुछ हल्का सा हिस्सा। अब आते हैं किस पे, अगला टॉपिक है हमारा मिलिट्री कूप ऑफ 1973, यानी कि 1973 में किस तरीके से जो आर्मी थी वहाँ पे क्या किया, अपना साम्राज्य फैलाया इनको हटा के। देखो ये जो कूप वर्ड है ना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है ऐसे कि व्हाट इज़ अ मिलिट्री कूप ऑफ 1973, 1 या 2 नंबर में आएगा। तो कूप का जब आप हर चीज़ का जब आपको मीनिंग पता होगा तो आप अच्छे से बना के आंसर लिख सकते हैं पॉइंट में। तो कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, यानी कि क्या करना,
राजा को तुरंत वहाँ से हटा देना। यानी कि तख्ता पलट यही नहीं होता है कि देखो राजा ने क्या किया, आर्मी वालों ने तख्ता पलट कर दिया, यानी कि राजा को हटा के अपने उस कुर्सी पे बैठ गए और लोगों को ऊपर राज करने लगे, तो उसे कहते हैं कूप। तो वही आर्मी वालों ने 1973 में किया था, इनको हटा के अपने राज करने लगे थे। इस वाले पैराग्राफ में यही बताया गया है किस तरीके से आर्मी वालों ने क्या किया था, तख्ता पलट किया था। कह रहा है सुबह थी कब, 11 सितंबर 1973 में, मॉर्निंग का टाइम था। जो आर्मी वाले थे वो क्या कर रहे थे, सी पोर्ट से आए थे, यानी कि समुद्र किनारे से आए अपना एकजुट होके, ठीक है, पूरा ग्रुप लेके। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर था, यानी कि जो आर्मी का जो हेड होता है, उसी को वो लोग क्या कर लिए, अरेस्ट कर लिया और उसको उठा के जेल में बंद कर दिए। व्हेन ही अराइव्ड एट ऑफिस, यानी कि जो ऑफिस में आए जब वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, तुरंत उनको आर्मी वालों ने क्या किया, अपने पावर से उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया बिना किसी ऑर्डर के। जब कमांडर ने, यानी कि जब आर्मी के कमांडर ने क्या किया, उस पर हमला किया, तो कहा उनको, किसको, सल्वाडोर अलिंडे को, कि आप क्या करिए, अपने पद से इस्तीफ़ा दीजिए, यानी कि वहाँ से हट जाइए। तो अलिंडे ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं कंट्री भी नहीं छोड़ूंगा। तो आर्मी वालों ने क्या किया, उनके साथ ज़बरदस्ती किया, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया। तो वहीं यहाँ पर लिखा, कमांडर आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन, अलिंडर रिफ्यूज टू रिज़ाइन और लीव द कंट्री, यानी कि उन्होंने क्या किया, मना कर दिया और कंट्री छोड़ने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या किया, उन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटा दिया। उनको हटाते वक्त, हटाने का मतलब उनको जान से मार दिया गया। आप देखो यहाँ लिखा है, कह रहा कि जब वो हटाने से मतलब मना कर दिए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं हटूंगा, तो ये आर्मी वालों ने क्या किया, उनके जो प्रेसिडेंट हाउस था, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे, काम वगैरह करते थे, उस घर को क्या किया, पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बॉम्बिंग करा दिया। बॉम्बिंग मतलब उस पर बम वगैरह गिरा दिया, अटैक वगैरह करा दिया, जिसकी वजह से उस अटैक में इनकी क्या हो गया, डेथ हो गया। वही लिखा है देखो, द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग, यानी कि उसके ऊपर बम गिराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अलिंडे, यानी कि सल्वाडोर अलिंडे का उसी में उनका देहांत हो गया, उसी में वो बेचारे मारे गए। इसीलिए जो स्पीच उन्होंने दिया था सबसे पहली पेज पे, उन्होंने उसमें बोला था कि ये मेरा लास्ट स्पीच हो सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि आर्मी वाले क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं मुझे हटाने का, ठीक है। जब वो मारे गए तो 11 सितंबर से ही, यानी कि शाम से 11 सितंबर 1973 से ही जो आर्मी के जो मेन हेड था, जिसका नाम था पिनोकेट, उसको कहते थे लोग पिनोसे, क्या करते थे, पिनोसे। उनका पूरा नाम था जनरल अगस्टो पिनोसे। उन्होंने क्या किया, आर्मी के वो क्या थे, जनरल थे, और उस जो वहाँ के उनको क्या बनाया गया, नया प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको, पिनोके को, क्योंकि वो क्या थे, आर्मी के कमांडर, मतलब आर्मी के मेन हेड होते हैं जो ऑर्डर वगैरह देते हैं। तो इन्हीं का सारा प्लान था। जब वो मारे गए सल्वाडोर, तो इन्होंने क्या किया, उस कुर्सी पे अपना तख्ता जमा लिया। फिर बताया जा रहा है कि जो ये जानते कि हुआ था, ये बताया रहा है इसलिए हुआ था, इसके होने के लिए एक बड़ा पावर का जो हाथ था बताया जाता है। कह रहा था जो गवर्नमेंट थी कहाँ की, अमेरिका का, यानी कि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री ना, जो दोनों अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ के जो मेन हेड है वो उनसे सल्वाडोर से खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं थे, जैसे सल्वाडोर लोग कहते थे ना कि बाहरी कंपनियां ना आए हमारे देश में, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल रिसोर्स बचा रहे हैं। इसी की वजह से जो मेन कह सकते हैं गवर्नमेंट था कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स का, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, अनहैप्पी यानी कि नाखुश थे इनसे, सल्वाडोर से, जिसके वजह से वो आर्मी को क्या करने लगे, बहकाने लगे और उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार वगैरह, पैसे वगैरह देने लगे कि क्या करिए आप लोग सल्वाडोर को हटाइए और वहाँ से उनको मुक्ति दीजिए। तो लास्ट में देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो पिनोसेट था, यानी कि जो उस आर्मी का जो मेन हेड था, जो जनरल था, उसको क्या बनाया गया, दोबारा उसको प्रेसिडेंट बनाया गया और वो अगले 17 साल तक क्या किया, राज किया, कहाँ पे, चाइल में। यानी कि जब सल्वाडोर का मौत हुआ, उनके मरने के बाद इनको ही यानी कि पिनोसेट को, जनरल अगस्टो पिनोसेट का बना दिया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया और 17 सालों तक उन्होंने वहाँ पे चाइल में राज किया। फिर ये बताया जा रहा है कि जब ये सब हो रहा था, यानी कि जब आर्मी वाले क्या कर रहे थे, अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे थे, किसी को भी मार रहे थे, तो वहाँ के जो लोग थे बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे ताकि वो लोग हमको ना मारते, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो वहाँ पर पावर था, जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो पावर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया किसके पास, आर्मी वालों के साथ, मिलिट्री ऑफिसर के साथ, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग तो बेचारे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लोग डरते थे कहीं आर्मी वाले हमको ना मार दें। इस तरीके से चाइल्ड में क्या हुआ, आर्मी वालों का डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हुआ। डिक्टेटरशिप मतलब कि ऐसा इंसान जो क्या हो, इंसानों को आज़ादी ना दे, उनको चुनने का अधिकार ना दे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर कि आर्मी वालों का क्या हुआ, वहाँ पर डिक्टेटरशिप हुआ चाइल्ड में। जब पिनोचेट क्या बना, जब वहाँ का प्रेसिडेंट बना, जो वहाँ कमांडर था यानी कि जो जनरल था, जब उसको क्या बनाया गया, जब प्रेसिडेंट बनाया गया, तो जो लोग सल्वाडोर अलिंडे को जो सपोर्ट कर देते, उसने क्या किया, उन लोगों को मार दिया या तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। टॉर्चर यानी कि जेल में बंद करके बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। किसने,
पिनोशेट ने किसको क्या टॉर्चर किया? जो सल्वाडोर अलिंडे को फॉलो करते थे या उनको मानते थे। तो यहाँ पर लिखा है पिनोशेट गवर्नमेंट टॉर्चर एंड किल सेवरल दोज हु सपोर्टेड अलिंडे एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड, यानी कि और उनके अलावा यानी कि जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे फिर भी वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे डेमोक्रेसी आए, हमारा देश क्या हुआ आज़ाद हो जाए और लोगों के अधिकार में फैसला हो। उनको भी उन्होंने क्या किया? मार दिया या तो टॉर्चर किया। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है आर्मी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते थे आर्मी वालों को। जैसे आर्मी में होते हैं ना, हर ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो अपने ही ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ही लोग थे जिनका ग्रुप था अल्बर्टो बैचलेट का। अल्बर्टो बैचलेट क्या थे? वहाँ के एक तरह से जनरल ये भी थे, लेकिन ये क्या करते थे? ये क्या जो पिनोचेट था उनके अधिकारों को ये मानते नहीं थे, यानी कि उनका अपोज करते थे। ठीक है, यानी कि जो अल्बर्टो था वो भी उसी आर्मी का ग्रुप था, यानी कि उसी आर्मी में कमांडर था या जनरल था। तो ये क्या करता था? जो बना था वहाँ का प्रेसिडेंट बना था, कौन था वो? पिनोचेट था। उसको ये अपोज करते थे, जिसकी वजह से पिनोचेट ने क्या किया? इनको भी यानी कि इनके वाइफ को और इनके डॉटर को यानी कि इनकी बेटी को उठा के जेल में बंद कर दिया और उन्हें भी टॉर्चर करवाया। फिर बताया जा रहा है कि इनके द्वारा यानी कि जो था ये कमांडर यानी कि जो जनरल था, क्या नाम था इसका? पिनोचेट। नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। इसने कम से कम 3000 लोगों को उसने मार दिया था और कई हज़ार लोगों को उसने टॉर्चर किया था जेल में ज़बरदस्ती। उसी को कहते हैं क्या? डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मोर देन 3000 पीपल यानी कि 3000 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे? वहाँ पे टॉर्चर हुए थे और उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे और कई लोग तो बेचारे गायब हो जाए, पता ही नहीं चला कि उनका हुआ क्या। ठीक है, इस तरीके से जो था चाइल्ड की थोड़ा सा कहानी था। जब 17 साल हो गए इसके पिनोचेट को, उसने सोचा अब क्यों ना दोबारा लाया जाए डेमोक्रेसी। इसे टॉपिक भी क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो 17 साल बाद उसने क्या किया? सोचा कि क्यों ना डेमोक्रेसी दोबारा लाया जाए। यहाँ के जो लोग होंगे अब हमसे डरते हैं, अब हमको क्या करेंगे? अब हमको इनके द्वारा क्या बनाएंगे? प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन लोग जो थे वो भूले नहीं थे इसके अत्याचारों से। तो उसने क्या किया? अपने अहंकार में आकर उसने गलती कर दिया। गलती ये कर दिया कि 1988 में यानी कि 1988 में उसने क्या लाया? डेमोक्रेसी लाया। उसने कहा कि ठीक है, अब हम यहाँ पर दोबारा चुनाव होगा और उस चुनाव में कई सारे लोग खड़े होंगे, जिसको आप जिताना चाहेंगे उसको आप जिता सकते हैं। तो इसको इतना भरोसा था इसको कि हम दोबारा क्या बन जाएंगे? वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? लिखा है ना, बट द पीपल ऑफ चाइल्ड हैड नॉट फॉरगेटेन, यानी कि वहाँ के जो लोग थे इसके अत्याचारों को भूले नहीं थे। जिसकी वजह से क्या हुआ? 1988 में वो चुनाव हार गया और उसको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। उसको हरा के इन लोगों ने क्या किया? उसके आर्मी को, उसके पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे वहाँ पे 1988 के बाद वहाँ पे फिर से धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लगी थी। इस तरीके से हम देख सकते हैं चाइल्ड में क्या हुआ? पहले डेमोक्रेसी थी, फिर उसके आर्मी वालों ने क्या किया? वहाँ पे दोबारा डेमोक्रेसी को हटा दिया और अपने कम से कम 17 सालों तक वहाँ पे राज किया। फिर 17 सालों के बाद जब इसे लगा कि अब सारा पावर हमारे कंट्रोल में, फिर से डेमोक्रेसी लाते हैं, तो जो लोग वहाँ के थे कुछ भी भूले नहीं थे। जिसकी वजह से क्या हुआ? फिर से उसको हटा दिया गया, जिसकी वजह से इसका जो सारा पावर था वो ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर से उस चाइल्ड कंट्री में क्या हुआ? फिर से आने लगा क्या? डेमोक्रेसी। फिर बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी करने के बाद आप लोग अभी मैंने पीछे बताया था एक जनरल था ही इनके साथ का ही, जिसने इसको मतलब बंद कर दिया था जेल में उनकी पत्नी और उनके बेटी के साथ, जिसका नाम था क्या? जनरल बैचलेट। ठीक है, उनकी जो बेटी थी उनका नाम था क्या? उनका नाम था मिशेल बैचलेट, जिनको बाद में क्या कर दिया? नाम दिया गया मिशेल बैचलेट। ठीक है, तो बताया जा रहा है जो उनकी लड़की थी उस जनरल की, जिसको जेल में बंद कर दिया गया था और टॉर्चर किया गया था, उनको 2006 में क्या बनाया गया? जज चाइल्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया। वो भी किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। ठीक है, जिसको जेल में बंद कर दिया था इसने। ठीक है, उनकी लड़की जिसका नाम था क्या? मिशेल बैचलेट वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड इन जनवरी 2006, यानी कि 2006 मतलब कि आज से लगभग 14 या 15 साल पहले उनको जेल से निकाला गया। फिर उनको क्या कर दिया गया? उनका मान सम्मान किया गया। फिर उनको 2006 में उनकी लड़की को प्रेसिडेंट बनाया गया चाइल्ड का। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ? वहाँ पर दोबारा डेमोक्रेसी लाया गया लोगों के द्वारा। और ये पहली बार हुआ था चाइल्ड में कि पहली बार वहाँ पे कोई लेडी यानी कि फीमेल वहाँ पे क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी। और पहली बार ही हुआ था, लिखा है ना, माइकेल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू डिफेम मेल मिनिस्टर, यानी कि बाद में उनको क्या बना दिया गया? पहली बार वहाँ की वुमेन भी बनी थी जो प्रेसिडेंट थी और पहली बार वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर भी बनी थी जो आर्मी को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो लोग उन पर भरोसा कर देते, इस वजह से उनको लोग
जितवाए थे, वहाँ का प्रेसिडेंट बनाए थे लोग। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी थी चाइल की या चील की, जो था कहाँ था, साउथ अमेरिका में था। अब हम जो कहानी पढ़ेंगे वो हम कहानी पढ़ेंगे दूसरी कहानी जो है, और ये लास्ट कहानी है। ये कहानी है डेमोक्रेसी इन पोलैंड की, ठीक है। अब पोलैंड में देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। कह रहा है ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है 1980 में, यानी कि आज से लगभग 40 साल पहले, यानी कि 20 साल ये और 80 उधर, ठीक है। तो 1980 में बताया जा रहा है कि वहाँ की जो पार्टी जो वहाँ पे क्या करती थी, शासन करती थी, वहाँ पे जो रूल करती थी वो थी यूनाइटेड वर्कर पार्टी। यहाँ की जो वहाँ के लोकल लोग थे, मतलब देखा जाए तो वहाँ भी पहले थोड़ा सा डेमोक्रेसी था, यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग थे वो राज करते थे। तो पार्टी का नाम क्या था, यूनाइटेड वर्कर पार्टी। यहाँ के वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो लेबर्स थे, वो लोग वहाँ पर राज करते थे। कब, 1980 में। कहाँ पे, पोलैंड में। और इस पार्टी को छोड़ के वहाँ कोई भी दूसरी पार्टी का अलाउमेंट नहीं था, यानी कि वो पार्टी कोई ये नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी पार्टी आके वहाँ पर क्या करे, चुनाव वगैरह करे, जिसके वजह से वहाँ पर कोई भी दूसरी पार्टी नहीं थी। यहाँ पर बताया जा रहा है ना, दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कई सारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन दूसरी पार्टी को ये अलाउ नहीं था कि वो पार्टी आके इसमें इंटरफेयर करे। देखो लिखा है, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन, यानी कि जो पार्टी वहाँ पे क्या हुआ है, रूलिंग में है, उसके अलावा बाकी जो पार्टियां बसती हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है कि वो आके तामझाम करें। जैसे मान लेते हैं इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में मान लेते हैं इसमें पार्टी कौन रूलिंग में है, बीजेपी वाली, ठीक है। जो बीजेपी पार्टी है वो चाहेगी कि बाकी जो दूसरी पार्टियां, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, वो जो राहुल गांधी हैं, जो केजरीवाल वाले पार्टी हैं, वो दोनों लोग क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं या कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके रूलिंग में। तो वैसे ही वहाँ भी था, कहाँ पे, पोलैंड में। वहाँ की जो ये पार्टी थी, ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि दूसरी पार्टी आके उनका क्या करे, फंक्शन को परफॉर्म करे। वहाँ के जो लोग थे, यानी कि वर्कर के अलावा जो लोग थे, वो लोग को पूरा अधिकार नहीं था कि अपने क्या कर सके, अपने राजा को चुन सकें। लिखा है ना, द पीपल कुड नॉट फ्रीली, यानी कि उनको पूरी आज़ादी नहीं थी, कुड चूज़ द अपना, मतलब कह सकते हैं पीएम या सीएम वहाँ का, ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सिंपल सा बात ये है कि देखा जाए तो वहाँ भी क्या था पहले, यानी कि 1980 के आसपास कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ की जो पार्टी वहाँ पे जो शासन कर रही थी, वो पार्टी तो कौन थी, वहाँ के पार्टी का नाम था, तो सिंपल नाम था। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन खुश नहीं थे। इसलिए नहीं खुश थे क्योंकि उन लोगों के पास अधिकार नहीं था अपने राजा को चुनने के लिए। फिर बताया जा रहा है कि जो लोग इसके खिलाफ कुछ भी बोलते थे, यानी कि पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। लिखा ना, दो जो स्पीक या स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर पुट इन द प्रिजन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट या पार्टी के अपोज में कोई भी कुछ भी बोलता था अनाप शनाप, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। और जो सारा का सारा जो पावर मिलता था वो किससे मिलता था, सोवियत यूनियन से, यानी कि यूएसएसआर से, जो कि क्या था, एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट था। कौन, सोवियत यूनियन। जिसकी वजह से ये जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा कूद रही थी, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था, देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पावर था, जिसकी वजह से जो भी लोग वहाँ पे कुछ भी बोल देते उठा के जेल में बंद कर देते थे लोग, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे इनसे। फिर उसके बाद दूसरा ये तो हो गया उसका ब्रीफली किस तरीके से वहाँ पे लोग बेचारे आज़ाद नहीं थे। फिर कह रहा कि 14 अगस्त को, यानी कि अगस्त का महीना था, 1980 का साल था, ठीक है। उसी साल में अगस्त के महीने में कह रहा है एक कुछ वर्कर ने, यानी कि एक दो वर्कर्स थे या कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया था, नाम था उसका लेनिन शिपयार्ड, ठीक है, वो सिटी में ही था, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, जो वर्कर्स थे कुछ, उस शिपयार्ड में उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक मतलब समझते हो ना, एक तरह से आंदोलन कर दिया, ठीक है। जो शिपयार्ड था वो किसका था, गवर्नमेंट का था। वहीं पर बताया भी जा रहा है कि उस जगह में, यानी कि पोलैंड में जो भी चीज़ें थी, चाहे ज़मीनें थी, चाहे शिपयार्ड था, चाहे एयरपोर्ट था, चाहे कुछ भी था, वो सारा सारा किसका था, गवर्नमेंट का था। वहीं पर लिखा गया है, द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इन फैक्ट ऑल द फैक्ट्री, यानी कि पोलैंड में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी थे वहाँ पे सारे किसका था, वहाँ गवर्नमेंट का था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिपयार्ड था वहाँ पे वर्कर ने क्या कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया था। और ये जो स्ट्राइक किया था वो इलीगल था, यानी गवर्नमेंट कहती थी कोई भी बंदा स्ट्राइक नहीं कर सकता है, नहीं तो हम उसको क्या कर देंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। इसके बावजूद भी उन वर्कर्स ने क्या किया, वहाँ पर शिपयार्ड पे स्ट्राइक बोल दिया था, यानी कि आंदोलन कर दिया था 4 अगस्त 1980 में। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो स्ट्राइक वो लोग किए थे ना, वो इलीगल था। दिस स्ट्राइक वाज इलीगल क्योंकि वहाँ की जो बिजनेसमैन था, यानी कि मतलब जो भी वहाँ की पार्टीज थी, वो पूरा कहती थी कि कोई भी बंदा स्ट्राइक नहीं कर सकता, नहीं तो उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे। इस स्ट्राइक को और ज़्यादा मतलब कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर एक कह सकते हैं कि वहाँ पर शिपयार्ड का एक इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन मतलब होता है जो
इलेक्ट्रिक का काम करता हो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर कह रहा है वहाँ पर एक काम करने वाला वर्कर था जिसका नाम था लेक वैलेसा, जिसको बाद में क्या कहा गया, लेक वैलेसा। ठीक है, तो वहाँ के ये लोग अंग्रेज लोग हैं, तो इनका नाम थोड़ा अजीब तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग बस आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम था क्या, वैलेसा, यानी कि लेक वैलेसा था, जिसने क्या कर दिया, उस स्ट्राइक को और ज़्यादा बड़ा कर दिया, यानी कि उसमें भी उसने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और ही वॉज डिमिनिश फ्रॉम सर्विस 1976, और 1976 में उसको सर्विस से हटा दिया गया था फॉर डिमांडिंग हायर पे। जब वो काम कर रहा था 1976 में, 1980 में हुआ था ये 14 अगस्त को, 4 साल पहले जो था लेक वैलेसा को हटा दिया गया था। इसलिए हटाया गया था क्योंकि उसने क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था ज़्यादा सैलरी का। जैसे मान लेते हैं उसको मिल रहा था 10,000 मिल रहा था, ठीक है, तो 10,000 में खुश नहीं था, वो क्या कर रहा था, वो मेरी सैलरी 15,000 20,000 कर दो, जिसकी वजह से 1976 में उसको निकाल दिया गया। लेकिन जब स्ट्राइक शुरू हुआ तो ये क्या किया, लेक वैलेसा उस स्ट्राइक को, यानी कि उस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया, और उस ज्वाइन करने के बाद उस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा कर दिया, यानी कि उस स्ट्राइक को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। किसने, लेक वैलेसा ने। और देखते ही देखते जो ये जो था वैलेसा, उस स्ट्राइकर क्या बन गया, उस स्ट्राइकर का हीरो बन गया। हीरो यानी कि वहाँ का मास्टर बन गया। मतलब देखा जाए तो जो वर्कर्स थे वहाँ के, वो किसी का कोई वहाँ पर था नहीं। जब ये वैलेसा गया वहाँ पे तो लोगों को समझाया अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो इनको हम हरा सकते हैं। तो ये सब देखते हुए वैलेसा को उन लोगों ने क्या बना दिया, वहाँ का लीडर बना दिया। ठीक है, और देखते ही देखते जो स्ट्राइक था पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे होल सिटी में ही फैल गया। वही लिखा है ना, द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी, यानी कि पूरे जो कंट्री था पोलैंड, पूरे कंट्री में फैल गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो यूनियन था इनका, यानी कि जो इनका यूनिटी था, कई लोग इसमें आ गए थे, वो लोग और ज़्यादा इकट्ठा होने लगे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्राइक था और ज़्यादा मजबूत होने लगा। और मजबूत होने से क्या मतलब है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या होने लगा, उसको गिव इन करना पड़ा, यानी कि वहाँ जो पद था उनका, उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, अब देखो मान लेते हैं एक कंट्री में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 कंट्री में 100 लोग में 1 लोग राजा है, और 50 लोग क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, उसको मजबूरी छोड़ना पड़ा। जिसके वजह से क्या फिर क्या हुआ, जो वहाँ का कह सकते हैं जो वहाँ का राजा था उस स्ट्राइकर का आंदोलन का, जिसका नाम था क्या, वैलेसा, लेक वैलेसा, उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसमें उन्होंने मिल करके 21 अधिकारों की मांग की। लिखा है ना, 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट इंडर द स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक अपना तभी बंद करेंगे जब आप हमारे अधिकारों को मानेंगे और 21 के 21 अधिकार को आप लागू करेंगे। तो गवर्नमेंट भाई हार मान ही लिया था, तो उसने कहा ठीक है आप जो कह रहे हैं हम वो करेंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, 21 पॉइंट एग्रीमेंट को बताया गया और उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, अलाउ कर दिया। तो ये पहली बार हुआ था इतिहास में कि कुछ लोगों ने मिलकर क्या कर दिया था, अपने डिमांड को कंप्लीट करवाया था गवर्नमेंट के खिलाफ जाके। तो यहाँ पर लिखा है कहाँ गया, द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज हो गया। आफ्टर द गिजांग एग्रीमेंट वाज साइन अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड, यानी कि जो एग्रीमेंट था उसका ना क्या नाम था, सोलिडेरिटी, जिसका नाम बाद में नाम दिया गया सोलिडेरिटी। मतलब अलग अलग नाम है, आप सिंपली याद रखिए क्या नाम रखिए, सोलिडेरिटी। यानी कि जो 21 पॉइंट एग्रीमेंट का था उस एक साथ हम क्या बोलते हैं, सोलिडेरिटी। और 21 लिए आया था वहाँ के बिजनेस के लिए, यानी कि जो बिजनेस था, ठीक है, वहाँ पे पोलैंड में उन लोगों को करने नहीं दिया जाता, यानी कि मतलब अपने तरीके से करने नहीं दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। इन्हीं वर्कर्स ने मिलकर क्या किया, उसका अपोज किया। फिर जो 21 पॉइंट वाला एग्रीमेंट था उसको साइन करवाया गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को वहाँ से हटाया। जिसको देखते देखते एक इतिहास बन गया, और ऐसा इतिहास बना कि आज तक ऐसा इतिहास में हुआ ही नहीं था कि कुछ लोगों ने मिलकर क्या कर दिया था, अपने एग्रीमेंट को कंप्लीट करवाया था किसी ऐसे गवर्नमेंट के पास साथ में जो गवर्नमेंट उनका साथ ही नहीं देती थी, यानी कि उनको अपोज करती थी। इसके बावजूद लोग इकट्ठा होकर लोग क्या किए, अपने डिमांड को पूरा करवाए। इसलिए कहा जाता है कि यूनिटी में बहुत ज़्यादा ताकत है। फिर जब ये आया, क्या आया, सॉलिडेरिटी जब आया, तो वहाँ के जो पूरा कंट्री था वहाँ पूरे कंट्री में सॉलिडेरिटी लागू हो गया। सॉलिडेरिटी आखिर में था क्या, देखो, इट वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन एनी कम्युनिस्ट स्टेट, यानी कि पहली बार था पूरे इतिहास में कि पहली बार पूरी आज़ादी के साथ क्या हुआ, ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ। यानी कि ऐसा ट्रेड, ऐसा बिजनेस जो हर कोई जब चाहे जहाँ भी कर सकता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। यानी कि ऐसा बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या हुआ, आप कहीं भी कर सकते हैं पूरे पोलैंड में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो वही उसी को कहते हैं हम सोलिडेरिटी। तो पूरे कंट्री में क्या हुआ, फेमस हो गया, और जिसकी वजह से जो वैलेसा था उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ पोलैंड में।
इसके बाद जो वर्कर ने देखा कि ये हम लोग अगर इकट्ठा और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, गवर्नमेंट को भी हटा सकते हैं और अपना गवर्नमेंट ला सकते हैं जिसको हम चुन सकते हैं। तो वही उन्होंने बाद में किया, यानी कि जब ये साइन हो गया उसके कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, अटैक बोल दिया गवर्नमेंट पे कि जो हमारी गवर्नमेंट हो क्या है, बहुत ज़्यादा घूस वगैरह लेती है, जिसकी वजह से 1981 में मार्शियल लॉ लगाना पड़ा गवर्नमेंट को। यानी कि दिखा ना, तो गवर्नमेंट लेड बाय द जनरल जरूजेलसिंकी, क्या नाम था, जरूजेलसिंकी, ठीक है। उसने क्या किया, मार्शियल लॉ लगवा दिया दिसंबर 1981 में। मार्शियल लॉ क्या होता है, बहुत खतरनाक लॉ होता है जिसमें 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और इकट्ठा होते हैं तो उनको मार दिया जाएगा या जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी को देखते हुए यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक में आ गए थे कि हमको अब आज़ादी चाहिए, अब हमको तुमसे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने वहाँ पे 1981 दिसंबर में मार्शियल लॉ लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी वहाँ के जो लोग थे, हज़ारों लोग क्या हुए, जेल में बंद हो गए, और बाकी जो लोग बचे थे वो फिर से लोग क्या करने लगे, स्ट्राइक मारने लगे, आंदोलन करने लगे वहाँ पे पोलैंड में। जिसको देखते हुए बाद में क्या हुआ, पूरी तरह से जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। वो यहाँ पर लिखा गया, लिखो अगेन 1988 यानी कि 1988 में जब ये कंप्लीट हुआ, यानी कि जब ये स्ट्राइक किया गया, दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर, यानी कि कमज़ोर हो गई थी पूरी तरह से। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन सर्टेन द इकोनॉमिक वाज डिक्लाइन, यानी कि जो उसको पावर दे रहा था कौन, सोवियत यूनियन, वो भी अपना हाथ हटा लिया। क्यों हटा लिया, उसने देखा कि उस कंट्री में, यानी कि जो कंट्री मैंने बताया, जो स्टेट है पोलैंड, वहाँ के जो सारे लोग थे क्या हो गए थे, इसके अपोज में हो गए थे। वो लोग बस सब क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। जिसकी वजह से देखते हुए सोवियत यूनियन ने भी अपना पावर पीछे कर लिया और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई। और वेलेसा ने, जब ये ख़त्म हुआ तो वेलेसा ने क्या किया, दोबारा फिर से एक एग्रीमेंट साइन करवाया सोवियत यूनियन से कि अब जो पोलैंड है वो क्या होगा, यहाँ पर फ्री इलेक्शंस होंगे, यानी कि जो चाहे वो खड़ा हो सकता है अपने पद के लिए, और जो जीतेगा उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेलेसा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989 फॉर फ्री इलेक्शंस। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि 1989 अप्रैल के बाद हर 5 साल में क्या होगा, इलेक्शंस होगा, और जो इलेक्शन में जीतेगा उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर कह रहा है कि सॉलिडारिटी कंटेस्ट ऑल द सीट्स 100 सीट्स ऑफ द सेनेट एंड 199 ऑफ देम। कह रहा है जब ये सॉलिडारिटी में, मतलब बाद में जब चुनाव हुआ तो वहाँ के जो लोग थे जिसको वो चुनना चाहते थे, उस 100 सीट थी, 100 सीट में से 99 सीट उन्होंने जीत लिया था। यानी कि जो लोगों के साथ की तरफ से लौट रहा था, यानी कि जैसे मान लेते हैं जो ये था वेलेसा, मान लेते हैं अगर इसको प्रेसिडेंट बनाना है तो लोगों ने क्या किया, अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 99 लोगों ने वेलेसा को वोट दिया और उसको जितवाया पोलैंड में। और फिर बाद में क्या हुआ, जो वेलेसा ही था उस बाद में वहाँ का पोलैंड का प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि वेलेसा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था वहाँ के लोगों के लिए। तो लोगों ने देखा कि भाई ये अच्छा राजा बनेगा, अच्छा सीएम बनेगा, अच्छा पीएम बनेगा, तो लोगों ने क्या किया, सारा वोट वेलेसा को दे दिया और वेलेसा वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। तो हम लोग देखा कि पोलैंड में किस तरीके से क्या हुआ, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे राज करती थी। फिर वहाँ पे एक शिपयार्ड था, वहाँ पे लोगों ने अटैक किया, यानी कि स्ट्राइक किया, जिसको बाद में ज्वाइन किया लेक वेलेसा ने। लेक वेलेसा ने 21 एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसको इतिहास में पहली बार बहुत बड़ा जीत माना गया। फिर देखते ही देखते पूरे पोलैंड में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक छिड़ गया गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर वो स्ट्राइक 1989 में, यानी कि 1988 में ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ गई। और 1989 में एग्रीमेंट साइन हुआ किसका, इलेक्शंस का, जिस इलेक्शन के बाद यानी कि 1990 में पोलैंड में एक नया प्रेसिडेंट बना जिसका नाम था वेलेसा लेक। ठीक है, तो ये कहानी थी पोलैंड की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स होते हैं। फीचर्स यानी कि 2 विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कह रहा है इस पर पहले पैराग्राफ में, कह रहा है हमने 2 स्टोरी पढ़ा, जहाँ पे पहले पढ़ा चाइल्ड में, जहाँ पे पहले क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, फिर बाद में क्या हुआ, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, फिर बाद में क्या हुआ, फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया। फिर हम आए पोलैंड में, जहाँ पर क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, फिर कुछ वर्कर्स ने, कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, उस गवर्नमेंट को, उस पोलैंड को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दिया। तो हमने 2 स्टोरी अभी देखा है। फिर कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि चलो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या था, यानी कि पोलैंड में और चाइल्ड में दोनों में डिफरेंस क्या था। कह रहा है जो देखो पहले तो देखते हैं चाइल्ड का। कह रहा है चाइल्ड में कौन रूल करता था, आर्मी वहाँ की, यानी कि जो आर्मी थी वो लोगों पे शासन करती थी, ठीक है, ज़बरदस्ती। और पोलैंड में क्या था, पोलैंड वाज रूल्ड बाई पॉलिटिकल पार्टी। देखा जाए तो पहला डिफरेंस ये आता है, यानी कि जो चाइल्ड था जब वहाँ पे आर्मी वालों ने राज करना शुरू किया तो यानी कि वहाँ पे आर्मी राज कर रही थी। आर्मी यानी कि वहाँ की जो मिलिट्री थी वो राज कर रही थी चाइल्ड में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यानी कि पोलैंड में देखा जाए तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी जो लोगों के ऊपर शासन कर रही थी और उनको कोई भी अधिकार नहीं दे रही थी। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि वहाँ पर आर्मी थी और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी।
और दोनों क्या थी, नॉन डेमोक्रेटिक थी, यानी कि वहाँ पर आज़ादी नहीं था। कह रहा ये तो हो गया डिफरेंस। अब दोनों में दो चीज़ कॉमन भी है। कॉमन क्या है, देखो दोनों जगह यानी कि चाइल्ड में भी और पोलैंड में भी लोगों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने राजा को चुन सके, अपने राजा यानी कि अपने पीएम को चुन सके। वहाँ यहाँ पर लिखा है, देखो द पीपल दिख रहा है ना, द पीपल कुड नॉट चूज और द चेंज देयर रूलर्स, यानी कि लोगों के पास दोनों जगह चाइल्ड में भी और पोलैंड में भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने लोगों को चुन सकें और अपने राजा को चुन के फिर से क्या बना सकें, प्रेसिडेंट बना सकें। तो वहाँ पर दोनों जगह कोई भी आज़ादी नहीं थी और दोनों जगह ही देयर वाज नो रियल फ्रीडम, यानी कि कोई भी आज़ादी भी नहीं थी और कोई भी लोगों का ओपिनियन भी नहीं सुना जाता था और ना ही लोगों का कोई मतभेद वगैरह होता था तो उसको कुछ किया जाता था। देखा जाए तो दोनों जगह क्या क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था, लोगों का कोई अधिकार नहीं था दोनों जगह पे, न चाइल्ड में ना पोलैंड में। फिर कह रहा है कि देखा जाए तो वहाँ पर 3 गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि चाइल्ड में भी और पोलैंड में 3 तरह की गवर्नमेंट बनी थी। तीनों का मानना अलग अलग था, यानी कि तीनों का जो उद्देश्य था, जो तीनों का टारगेट था वो अलग अलग था। क्या क्या पहले देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या बनी थी। सबसे पहले था अलेंडे का, यानी कि साल्वाडोर अलेंडे, जो सबसे पहले चाइल्ड में क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना हुआ था। फिर कह रहा आया हमारा कहाँ पे, पोलैंड में जो था वलेसा, ठीक है। फिर चलते हैं कहाँ पे, चाइल्ड में फिर चलते हैं, वहाँ पे तीसरा बार आया था बैसलेट, यानी कि माइकल बैसलेट, यानी कि बैसलेट की लड़की जो थी वही न बनी थी प्रेसिडेंट बाद में 2006 में। तो ये बता रहा है कि 3 तरह के ये लोग थे और तीनों का जो टारगेट अलग अलग था। क्या टारगेट था, देखो सबसे पहले देखते हैं अलेंडे का। अलेंडे का मानना ये था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो कंट्री में हमारे आती हैं तो क्या करेंगी, हमारे नेचुरल रिसोर्स को चुरा ले जाएंगी, जिसकी वजह से वो फॉरेन कंट्री को अलाउ नहीं करता था। कौन, साल्वाडोर अलेंडे। अब बात आते हैं किस पे, लेक वैलेसा पे। वो चाहता था कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है पोलैंड की, वो अलाउ कर दे हर लोगों को बिजनेस करने के लिए और जैसे चाहे वैसे बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना है। तो वही लिखा है वैलेसा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप ना करे बिजनेस करने में। और तीसरा आती है हमारा कौन, उनकी लड़की, किसकी लड़की, बैसलेट की लड़की, जिसका नाम था मिशेल। वो क्या थी, वो चाहती थी कि जो बीच वाला इशू है, यानी कि जो कॉमन पीपल है उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व किया जाए, और जो कि सही बात भी था। तीनों का जो देखा जाए टारगेट था वो तीनों अलग अलग था, ठीक है। एट दीज 3 गवर्नमेंट शेयर सम बेसिक फीचर्स। इस तरीके से ये तीनों गवर्नमेंट अपने अपने नए नए विशेषता को प्रकट करते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी का सिंपली मतलब होता है जिसके, डेमोक्रेसी ऐसी कंट्री में होता है या उसकी देखा जाए सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पर लोगों का अधिकार हो अपने राजा को चुनने का। वो यहाँ पर डिफिनीशन भी दिया है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो क्या है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, वो होता है जिसमें लोगों को अलाउ किया जाता है, लोगों को परमिशन दिया जाता है अपने राजा को चुनने का, यानी कि आप जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया क्या है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। अब देखते हैं इन डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, यानी कह रहा वही राजा वहाँ पर राज कर पाएगा जो राजा लोगों के द्वारा चुना गया हो, यानी कि ऐसा राजा राज कर, जैसे मोदी जी हैं, ठीक है। अगर मोदी जी चाहे तो अपनी मर्जी से राज नहीं कर सकते जब तक लोग उनको दोबारा पीएम न बनवा दें, ठीक है। तो अगर 2025 में अगर वो जीतते हैं तो क्या करेंगे, फिर से राज करेंगे 5 साल। अगर नहीं जीतते हैं तो कोई और राज करेगा। तो इसका मतलब ये है। सेकेंड पॉइंट कहता है पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, यानी कि ऐसा डेमोक्रेसी को जहाँ पर लोगों का अलग पूरा क्या हो, अपना व्यूज़ को, यानी कि अपने ओपिनियन को बताने का पूरा अधिकार हो, ठीक है। आज़ादी हो किसका, ऑर्गेनाइज करने का, और फ्रीडम हो पूरा किसी भी गवर्नमेंट को अपोज करने का। जैसे मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, वो क्या हुआ है, पार्टी किसी तरह से जीत गया है, ठीक है, लोगों ने जितवा दिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने पावर का वो उल्टा सीधा फ़ायदा उठा रहा है। तो क्या कर सकते हैं लोग, उसका अपोज कर सकते हैं और उस पीएम को या सीएम को किसी भी उस कुर्सी से हटा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये होता है डेमोक्रेसी का डिफिनीशन। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि मैप में जो वर्ल्ड का मैप है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी चेंज हुआ। पहले देखते हैं ये वाला गवर्नमेंट, ये है 1900 से 1950 का, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले का है। तो देखा जाए तो डेमोक्रेटिक वाला, यानी कि जो लाल वाला है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है 1950 में, ठीक है। और जो येलो वाला है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब पूरी तरह से नहीं थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो लाल वाला देखा जाए तो मतलब कुछ ही जगह पे क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना हुआ था। अभी पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 20वीं सेंचुरी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में, अभी कौन सी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो मतलब यानी कि आज से 100 साल पहले की बात कर रहा है।
कह रहा 20 सेंचुरी में पूरी तरह से जो कंट्री थी ना, वो सारी की सारी कंट्री क्या थी, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। यानी कि अब हुई है मैक्सिमम कंट्री, यानी कि 200 अगर कंट्री हैं, 200 में से लगभग 180 कंट्रीज ही है जो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो पहले ये नहीं था। तो ये बोले बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी हैं लोगों को। जैसे क्या हुआ है, कई सारे चैलेंजेस आए हैं डेमोक्रेसी को कराने के लिए, यानी कि अपने स्टेट को, अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। कई सारे आर्मी से क्या करना पड़ा है, उनसे लड़ना पड़ा है। स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, कई लोगों को अपनी जानें गंवाना पड़ा, अपनी जेल में यात्रा मतलब पूरा लाइफ बिताना पड़ा है डेमोक्रेटिक को पाने के लिए। तो ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक है ये काफ़ी आसानी से नहीं आया है, इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और बहुत लोगों ने मेहनत की है डेमोक्रेटिक को पाने के लिए। तो यहाँ पर 3 मैप बताए गए हैं, देखते हैं। सबसे पहला मैप आता है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, यानी कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी 1950 में। तो ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर कुछ राज्य है, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा फिगर पे 1975 पे, यानी कि 1975 पे देखा जाए तो यहाँ भी क्या हुआ, अफ्रीका में भी एक जगह में कंट्री हो गई है 1975 में, यानी कि आज से लगभग कितना 20 इधर 40-45 साल पहले, ठीक है। तो देख लो एले वाला जितना वो सब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अभी ये आता है 2000, यानी कि अभी 21वीं सेंचुरी में देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्री क्या हो गई है, डेमोक्रेटिक हो गई है, यहाँ के लोग आज़ाद हो गए हैं। लेकिन अभी भी देखा जा सकता है ये पूरा जो अफ्रीका है, ये वाला पूरा पार्ट अभी भी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो कौन राज कर रहे हैं, आर्मी वाले राज कर रहे होंगे या कोई बहुत बड़ा पागल राज कर रहा होगा, जिसकी वजह से लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता है। देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्री में डेमोक्रेटिक हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी है। यहाँ पर कुछ दिए गए पॉइंट, 2-4 पॉइंट हैं, वो आप बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, यानी कि जो भी हम अभी तक पढ़े हैं उसका एक देख सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा कंक्लूजन है, यानी कि परिणाम है। सबसे पहला पॉइंट आता है, कह रहा है डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं जो हमारा 20 सेंचुरी था, यानी कि आज से 100 साल पहले पूरे सेंचुरी में क्या हुआ, डे बाई डे, साल बाई साल क्या हुआ, हर साल कहीं ना कहीं कंट्री क्या हो रहा था, डेमोक्रेटिक हो रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्र था, वो 20वीं शताब्दी में पूरे साल हर किसी ना किसी कंट्री में हो रहा था, यानी कि हर कंट्री क्या हो रहा था, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक हो रहा था। कब, 20th सेंचुरी में। फिर कह रहा है डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवेली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, वही चीज़ कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो अचानक से देशों में नहीं फैला हुआ है, वो धीरे धीरे फैला है। यानी कि लोग जब स्ट्रगल करते रह गए, कई लोग मारे गए, कई लोगों ने अपोज किया, उसके बाद धीरे धीरे कई सारे कंट्री में डेमोक्रेसी आती चली गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो अचानक से नहीं आया है, उसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। फिर कह रहा है इट वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन्स एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन, यानी देखा जाए तो कह रहा है जो डेमोक्रेसी है पहली बार किसी अलग जगह में आया, फिर उसको देखते हुए आके जो लोग थे उससे क्या हुए, इंस्पायर हुए, फिर वो अपनी कंट्री में आके क्या करने लगे, उस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगे। तो देखा देखी भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कई कंट्री में आया, यानी कि देख देख के लोगों ने देखा कि जब ये कंट्री आज़ाद हो सकती है तो हम भी आज़ाद हो सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा आखिरी पॉइंट, कह रहा आजकल के समय में, यानी कि 21st सेंचुरी में भी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो क्या हुआ है, डेमोक्रेटिक हो गई है, लेकिन कुछ कंट्री अभी भी ऐसी हैं जो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसमें मैं बताया कोरिया और चाइना, ठीक है। वही लिखा है वाइल अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्री आर डेमोक्रेटिक टुडे, मतलब बहुत सारी कंट्री क्या हो गई हैं, लोकतंत्र हो गई हैं, यानी कि आज़ाद हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो अभी भी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी किस किस फेज में क्या हुआ, डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से डेमोक्रेसी बढ़ा हर धीरे धीरे कंट्री में। देखो तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे पहला आता है द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत। कह रहा है कि आप जो अभी मैप में देखे हैं, वर्ल्ड मैप में अभी ऊपर पीछे हम देख रहे थे ना, कह रहा है जो आप मैप में देख रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है, मतलब आपको बताना चाह रहा है, आपको फील करवाना चाह रहा है कि इसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगा है, कितना ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। कह रहा है कि आप जब हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो अभी मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद वही आने वाला है, ठीक है। कह रहा है वहाँ पर आप देखेंगे जो स्टोरी बताया जाएगा फ्रांस का, फ्रांस यानी कि जहाँ पर पेरिस है, ठीक है, जहाँ ईफेल टावर है। कह रहा है आप कहानी पढ़ेंगे फ्रांस का 1789 से, यानी कि आज से लगभग कितना 250 साल पहले, आज से लगभग 17 है, 18, 19, 20, यानी कि आज से 250 साल, यानी कि 300 साल मान के चलते हैं पहले हम पढ़ेंगे
किस तरीके से फ्रांस में कई बार गवर्नमेंट बनती है, कई बार गवर्नमेंट गिरती है। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक आ रहा था, फिर डेमोक्रेटिक जा रहा था, लोकतंत्र आ रहा था, लोकतंत्र जा रहा था। क्यों जा हो रहा था ऐसा, वो सारा चीज़ उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि जो हम अभी मैप में देख रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं आया है, उसको लाने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं। जाने देने का मतलब है कुर्बान हुआ है अपने कंट्री के लिए, और ये जाने काउंटिंग में नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। यानी कि बहुत लोगों ने ऐसा किया है अपनी जान दे के। वैसे ही भारत के लोगों ने, जानते ही हैं, भगत सिंह हो गए, ऐसे ही भगत सिंह जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हर कंट्री में ऐसे ऐसे हीरोज़ पड़े हुए हैं। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि जो आज़ादी का जो चस्का है, जो आज़ादी का जो मज़ा है, वो बहुत पहले ही शुरू हुआ था, 1789 में ही। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में। तो सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर आपको कुछ हल्का सा चस्का दिया है, कहाँ पर, वहाँ का जो फ्रांस है, देख लेते हैं। कह रहा है जो फ्रांस है वहाँ पर जो फ्रेंच, जो वहाँ पर मतलब आज़ादी के लिए जो लोग लड़ते हैं उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि मतलब एक तरह से ग्रह करना, एक तरह से आंदोलन करना। तो ये बता रहा है कि जो फ्रांस का जो यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्लो था। लिखा ना, द प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो। यानी कि जो वहाँ के लोग थे इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। जैसे मान लेते हम, अगर 100 लोग रहते हैं वहाँ पे फ्रांस में, तो 100 लोग में से 50 लोग नहीं, 10 लोग 15 लोग ही क्या कर रहे थे, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, बाकी लोग डरते थे भाई उनसे, आर्मी वगैरह से। तो इसलिए वही कह रहा है कि जो फ्रांस के जो लोग थे वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस कर रहे थे अपने आज़ादी के लिए। फिर ये तो हो गया फ्रांस का। फिर कह रहा है ऐसे ही आते हैं अमेरिका में। अभी अमेरिका हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कौन कंट्रोल कर रहा था, सोवियत यूनियन। ठीक है, तो अब देखते हैं। कह रहा है इसके बाद 1776 में, यानी कि 1776 में, आज से लगभग कितना, 7-3-10, यानी कि 350 साल पहले की बात हो रही है। तो कह रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है अमेरिका का, वो 1776 में अपने आप को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट बता दिया। यानी कि हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं करेगा, अब जो शासन होगा वो लोगों के द्वारा होगा। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर द कॉलोनी केम टुगेदर। यानी कि जो अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, जो बड़े बड़े शहर थे, वो आपस में मिल गए और मिल के क्या बना दिए, एक नया राज्य बना दिया जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, USA। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1776 में अमेरिका जो था, नॉर्थ अमेरिका, आज़ाद हुआ था। उसके कुछ साल बाद अमेरिका के कई सारे बड़े बड़े पार्ट्स आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होकर क्या बनाया उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक साथ। जैसे एग्जांपल ले लें हम यूपी, बिहार, महाराष्ट्र का। ठीक है, मान लेते हैं अलग अलग थे पहले, फिर आपस में ज्वाइन हो गए, और ऐसे ज्वाइन होते 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 पूरा एक इंडिया कंट्री बन गया हमारा। तो ऐसे ही अमेरिका में भी हुआ था। कब हुआ था, 1776 में, यानी कि 1776 में। उन्होंने 1776 में आज़ादी पाया, यानी कि अपने आप कंट्री को आज़ाद करवाया। और ठीक कितना, 9 साल बाद ही, 9 नहीं 11 साल बाद, सॉरी, उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, यानी कि संविधान में बांध दिया। जैसे अभी हमारा संविधान है ना, भारतीय संविधान है, तो वैसे ही बताया जा रहा है कि अमेरिका में भी 1787 में क्या किया उन्होंने, संविधान बनाया, जिसमें कई सारे रूल्स बनाए गए थे वहाँ के लोगों के लिए, ताकि वहाँ के लोगों का विकास हो सके। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था अमेरिका का, 1787 में। बट हियर टू द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू मैन। यानी कि जो राइट टू वोट था, यानी कि जो वोट देने का अधिकार था, वो सबको नहीं दिया गया था। अब अधिकार क्यों नहीं था वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कह रहा है 19वीं सेंचुरी में आया। और कब, 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में बात कर रहा है, उसके आगे की बात है। ये कब की बात है, 18वीं सेंचुरी, और ये आ रहा है 19वीं सेंचुरी, यानी कि उनके 100 साल बाद। कह रहा 100 सालों के बाद, यानी कि लगभग 80-90 सालों के बाद, जब लोगों को ये लगा कि नहीं भाई इक्वालिटी हमको चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिमांड करना शुरू किया फिर से। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो फ्रांस है वो बार बार क्या हो रहा था, डेमोक्रेटिक बन रही थी, फिर नॉन डेमोक्रेटिक बन रही थी, फिर डेमोक्रेटिक बन रही थी, फिर नॉन डेमोक्रेटिक बन रही थी। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि 50-60 साल 70 सालों बाद वहाँ लोगों को लगा कि नहीं भाई इक्वालिटी ज़रूरी है, तो उन्होंने डिमांड किया। किसका डिमांड किया, पॉलिटिकल इक्वालिटी का, कि सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग पीएम बनना चाहते हैं, सब लोग को अधिकार मिले कि सब लोग पीएम बन सकें। भाई जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो राजा बनेगा, तो उसका उन लोगों ने डिमांड किया। आज़ादी का डिमांड किया, जस्टिस का उन्होंने क्या किया, डिमांड किया। और इन तीनों से बढ़कर सबसे बड़ा जो उनका सबसे खतरनाक डिमांड था वो था राइट टू वोट। यानी कि हर मतलब वहाँ के जो लोग थे, जो सिटीजन थे, जो वहाँ के मेंबर थे अमेरिका के, हर मेंबर के पास ये अधिकार हो अपने राजा को चुनने के लिए। तो उन्होंने डिमांड किया कब, 19वीं सेंचुरी में, कि राइट टू वोट एट एवरी सिटीजन, यानी कि जो भी अमेरिका में रहता है
वो वोट दे सकता है। उन्होंने डिमांड किया किससे? अमेरिका के गवर्नमेंट से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो गवर्नमेंट था उस समय में, उस उन्होंने डिमांड किया। कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर अमेरिका में जहाँ जहाँ पर ये बसे हुए थे, ये कौन? अंग्रेज बसे हुए थे। अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन वाले, जिसको कहा जाता है यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो ये जो लोग थे इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि देखो हम तुम लोग को अभी राइट टू वोट नहीं दे सकते। लिखा ना, डेमोक्रेट डिड नॉट इनिशियली अलाउ, यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो जानते थे कि अगर हम इन लोगों को अलाउ कर दिए तो ये हमको उखाड़ फेंकेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, राइट टू वोट को हटा दिया। और ये भी कह दिया कि जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो अमीर घर की हो चाहे गरीब घर की हो, वो भी वोट नहीं दे सकती हैं। उन्होंने देखा, लिखा है ना, कहाँ गया, ऑफन वोमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, यानी कि मर्दों का तो छोड़ो, वहाँ की जो औरतें थी उनको भी कोई अधिकार नहीं था वोट देने का। फिर कह रहा है कि अमेरिका में जितने भी ब्लैक लोग थे, ब्लैक यानी कि काले लोग जो साउथ अफ्रीका से गए थे, ठीक है, कह रहा है जितने भी ब्लैक लोग थे उनको 1965 से पहले कोई भी आज़ादी नहीं थी कि वो वोट दे सकें। क्यों नहीं आज़ादी थी? जैसे यहाँ में इंडिया में गरीब लोगों को या एससी वगैरह लोगों को क्या माना जाता है, अछूत माना जाता है, मतलब लोग मानते हैं, अब नहीं मानते, अब तो लोग समझदार हो गए हैं। तो वैसे ही अमेरिका में भी जो ब्लैक लोग थे उनको लोग साफ सुथरा नहीं मानते थे। वो भी लोग क्या मानते थे कि ये लोग मतलब बेकार है, बस नौकर बनने के लिए काम है। इसीलिए 1965 से पहले उनको कोई भी आज़ादी नहीं थी वोट देने का, ठीक है। लेकिन 1965 के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन जो लोग थे जो उसमें डिमांड कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट का, वो लोग चाहते थे कि हर कोई, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई भी मेंबर हो, चाहे ब्लैक हो चाहे पुअर हो, लिखा है ना, मेन और वोमेन, यानी कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वाइट हो ब्लैक हो, हर किसी को क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, जिसको कहा गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि अगर एग्जाम में अगर पूछता है 1 नंबर में कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो आप क्या लिख के आएंगे? इसका मतलब ये होता है द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज एवरी पर्सन वट एवर अ मेन आर वोमेन, पुअर आर वाइट, पुअर आर रिच, वाइट और ब्लैक, यानी कि चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को अधिकार है किसका, वोट देने का। तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, बताया गया है कि किस किस कंट्री में कब ये नियम लाया गया था, यानी कि सब कोई वोट दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है हर कंट्री में कब कब आया था, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है 1893 में न्यूजीलैंड में आया था सबसे पहले, ठीक है। तो यही पूछता है एमसीक्यू में, सबसे पहले जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ लाया गया था, तो 1993 में लाया गया था, 1893 में लाया गया था न्यूजीलैंड में। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला पूछ सकता है कि 1994 में, यानी कि सबसे जो लेटेस्ट है वो कहाँ का है, तो साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। तो पहला और आखिरी वाला याद रखिएगा। फिर इस पैराग्राफ में बता रहा है कि आप देख सकते हैं कि 1900 से पहले बस न्यूजीलैंड ही ऐसी कंट्री थी जिसके पास अधिकार था कि वहाँ के जो लोग थे वोट दे सकते हैं, यानी कि बस न्यूजीलैंड ही ऐसी कंट्री थी, ठीक है, उस समय में जिसके पास लोगों के पास अधिकार था कि वो क्या कर सकते हैं, अपने राजा को चुन सकते हैं। बाकी जितने भी कंट्री थी किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं था वोट देने का। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा एंड ऑफ कोलोनिज्म। कोलोनिज्म मतलब क्या होता है, हड़पना। देखो कैसे कोलोनिज्म खत्म, कोलोनिज्म मतलब कि जो अंग्रेज राज कर रहे थे हर कंट्री पे 1900 यानी कि 19वीं सेंचुरी में धीरे धीरे सब खत्म हो रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से जो है जो अंग्रेज थे धीरे धीरे हर कंट्री से भाग रहे थे, ठीक है। देखते हैं, करा फॉर अ लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि जो एशिया हमारा जो रसिया होगा, चाइना होगा, इंडिया होगा, बांग्लादेश, चीन, नेपाल जो भी है इसको एशिया माना जाता है, ठीक है। तो कह रहा है एशिया और अफ्रीका ये सबसे ज़्यादा कंट्री ऐसे थे जहाँ पर कोलोनिज्म बसा हुआ था, यानी कि जहाँ पर अंग्रेज राज कर रहे थे। वही पे लिखा है वर कोलोनाइज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे, ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे वो इस जगह पे सबसे ज़्यादा भरे पड़े थे, ठीक है। पीपल ऑफ द कोलोनाइज कंट्री हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस, यानी कि जो एशिया के जो लोग थे और जो अफ्रीका के लोग थे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, आज़ादी को पाने के लिए सबसे ज़्यादा जाने दी हैं और सबसे ज़्यादा इनको कष्ट भी हुआ है आज़ादी को पाने के लिए। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये दोनों ऐसी क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट हैं जिनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी आज़ादी को पाने के लिए, जिसमें हमारा भारत भी आता है। फिर कह रहा है कि ये जब ख़त्म हुआ, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, कब ख़त्म हुआ था, 1945 में ना। तो कह रहा है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ख़त्म होते ही कई कंट्री को क्या मिल गया, आज़ादी मिल गया, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गई।
हमारा देश कब हुआ था? हमारा देश हुआ था 1947 में। लिखा है ना, इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि जो दूसरा वर्ल्ड वार था 1945 में ख़त्म हुआ। और जैसे ही ख़त्म हुआ ठीक 2 साल बाद क्या मिल गया हमको? आज़ादी मिल गया, यानी कि हमको 2 साल बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन कह रहा कुछ कंट्री ऐसी थी जो 1945 के ठीक तुरंत बाद ही क्या मिल गया था? उनको आज़ादी मिल गया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे अब इतने काबिल नहीं थे कि वो क्या कर सके, लड़ सकें, क्योंकि उनकी जितनी सेनाएं थी, जितने भी लोग थे, वो मैक्सिमम लोग मारे गए थे और उनका जो पावर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था 19वीं सेंचुरी में, जिसके कारण उनको हर कंट्री से धीरे धीरे जाना पड़ रहा था। वैसे ही उन्होंने भी 1947 में हमारे भारत से भी क्या हुआ, अपना सब कुछ बांध सांध के चले गए, अपने बुढ़िया बिस्तर लेके चले गए। और 1947 में 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिला। अब देखते हैं यहाँ पर छोटा सा कहानी है। ये कहानी है अफ्रीका का, मतलब अफ्रीका में जो पहला सबसे कंट्री था, कंट्री यानी कह सकते हैं स्टेट था, जो सबसे पहले आज़ादी पाया था, जिसका नाम था घना। क्या नाम था? घना। घना यानी कि चना नहीं, घना। कह रहा द केस ऑफ घना, अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। अफ्रीका देखते हैं ना, कंट्री जहाँ पे ब्लैक लोग पाए जाते हैं, काले लोग, ठीक है, वहीं पर एक कंट्री था जिसका नाम था घना। वो पहली बार ऐसा था अफ्रीका में, जो पहली बार क्या हुआ था, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया था गोल्ड कॉस्ट में। कब पाया था? 1957 में, यानी कि जब हमको आज़ादी मिली थी 1947 में, ठीक उसके 10 साल बाद, ठीक है, जब इसको आज़ादी मिली घना को, जो कि अफ्रीका में था, तो इससे देखकर जो अफ्रीका के लोग थे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, ठीक है। इंस्पायर होने का क्या मतलब है कि इसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि जब घना आज़ाद हो सकता है, जब घना अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सकता है, तो हम भी अगर इकट्ठा हो जाए तो पूरे साउथ अफ्रीका को क्या करा सकते हैं, आज़ाद करा सकते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों ने क्या किया, इस घना का काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब सीखा उनसे, और ये जाना कि कैसे अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया जाए। सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब है आज। तो यहाँ पर लिखा भी है, इट बिकम इंडिपेंडेंट 1957। इट वॉज एमॉन्ग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में पहला कंट्री था जिसने क्या पाया था, आज़ादी पाया था। और इसको देखते हुए काफ़ी सारे कंट्री क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों से। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा जो कंट्री था घना, वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था, क्या नाम था, इनक्रुमा। क्या नाम था? इनक्रुमा। वो किसका लड़का था? वो लड़का था गोल्ड स्मिथ का। गोल्ड स्मिथ क्या होता है? जो सोने वगैरह का काम करता है, उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं। तो जो उसका लड़का था निक्रुमा, वो खुद एक टीचर था। टीचर यानी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब एजुकेटेड था। उसने भी उस इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया, और इतना ज़्यादा वो उसने मतलब क्या किया, लोगों को समझाया कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं। जब आज़ादी मिली, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब उसको आज़ादी मिल गई घना को, तो क्या हुआ, निक्रूना को ही क्या बना दिया गया, पहला प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया उस घना कंट्री का। यानी कि जो अफ्रीका जो सबसे पहली कंट्री थी जो क्या बोलते हैं, आज़ाद हुई थी अंग्रेज़ों से, उसका जो प्राइम मिनिस्टर बना वो कौन बना? एक गोल्ड स्मिथ का लड़का बना, जो खुद एक टीचर था और लोगों को इंस्पायर करता था। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये देखो एक और ट्विस्ट आ गया। कह रहा है कि वो जो निक्रूमा था, जो वेस्टर्न घना का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था, वो जवाहरलाल नेहरू का दोस्त निकला। लिखा ना, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड एन इंस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेट इन अफ्रीका। और अफ्रीका में काफ़ी लोगों से क्या हुए, प्रभावित हुए। बट अनलाइक नेहरू, ही गॉट हिमसेल्फ टर इन 1966, ही वॉज ओवरथ्रोन बाई द मिलिट्री। लेकिन उसको आज़ादी तो मिली और वो राज भी किया, लेकिन 1966 में क्या हुआ, जो आर्मी थी वहाँ की, उसको हटा दिया गया। किसको? निक्रूमा को, घना से। क्यों हटा दिया गया? हो सकता हो उतना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा घना को, जिसकी वजह से जो कि वो आर्मी थी वो क्या हुआ, तख्ता पलट कर दिया। यानी कि निक्रूमा को वहाँ से गद्दी पर से हटा के अपने गद्दी पर बैठ गए और फिर से राज करने लगे घना में। तो इस तरीके से हमने देखा कि अफ्रीका में भी क्या हुआ था, पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बना, फिर आर्मी वालों ने क्या किया, हड़प लिया। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अतः कह रहा है कि जो अभी जल्द में क्या हुए हैं, फेजेस चेंज हुए हैं, यानी कि जो अभी जल्द में ही बदले, जल्द मतलब अभी मतलब कि आज से 50 साल 160 साल पहले की बात हो रही है। तो अभी हमने देखा था कि जो अमेरिका था, जो उस अमेरिका को कौन कंट्रोल कर रहा था, सोवियत यूनियन। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 1989 में और 1990 में, ठीक है, जो सोवियत यूनियन था वो किसी कारणवश क्या हुआ, खुद में ही टूट गया। यानी कि सोवियत यूनियन अलग अलग हो गया। जब सोवियत यूनियन सब पे कंट्रोल कर रहा था अमेरिका के हर पार्ट्स को, लेकिन 1989 मतलब कि आज लगभग कितना 30 साल पहले ही जो सोवियत यूनियन था क्या हुआ, अलग अलग हो गया। क्यों अलग अलग हो गया, कुछ रहा हुआ रीज़न, जिसके वजह से जब ये अलग अलग हुआ, इससे 15 रिपब्लिक बना। 15 रिपब्लिक यानी कि इससे अलग अलग कंट्री बना, जिसके वजह से हर कंट्री क्या हुआ, आज़ाद हो गया। यानी कि जो सोवियत यूनियन जिसके अंडर राज कर रहा था, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो इसके अंडर में जितनी भी कंट्री थी वो सारी की सारी क्या हो गई,
इंडिपेंडेंस हो गई, यानी कि फ्रीडम पा ली, आज़ाद हो गई। और उसी बीच में जब ये सोनिया क्या था, सोवियत यूनियन जब अलग हुआ, अलग अलग कंट्री बना, उसी बीच में हमारा भी क्या हुआ, मानी इंडिया का भी अलग थलग हो गया। अलग थलग क्या हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, 1990 में ये भी अलग हुआ था, ठीक है। और 1990 में हमारा जो बांग्लादेश था और जो पाकिस्तान था वो भी क्या हुआ, बेचारे अलग अलग हो गए। किसकी वजह से अलग हो गए, इन्हीं के लोगों की वजह से, यानी कि अंग्रेज़ों की वजह से ही अलग अलग हो गए थे, ठीक है। देखो लिखा है, इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस आल्सो टुक प्लेस इन इंडिया नेबरहुड। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल डेमोक्रेसी इन 1990 में, यानी 1990 में पाकिस्तान बांग्लादेश भी अलग हुआ और उधर सोवियत यूनियन भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्री बना। और इंडिया के जो अगल बगल पड़ोसी थे वो भी अलग अलग कंट्री बना लिए, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक है। कह रहा है जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत तो आज़ाद हो चुका था और पाकिस्तान भी तब आज़ादी था, लेकिन 1999 में यानी कि 1999 में पाकिस्तान में कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ, एक जनरल था जिसका नाम था जनरल मुशर्रफ। क्या नाम था, जनरल मुशर्रफ। उसने क्या किया, 1999 में अपना आर्मी लाया और पाकिस्तान के जो वहाँ पर नेता वगैरह थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको उखाड़ फेंका और अपना आर्मी रूल लगा दिया, यानी कि पाकिस्तान में भी क्या लग गया, नॉन डेमोक्रेटिक फिर से ख़त्म हो गया है। तब इंडिया में उस समय चल रहा था, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज़ादी मिलने के बाद अभी भी तो हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन 1999 में यानी कि 1999 में पाकिस्तान में क्या हुआ था, जो पार्टीज थी वो ख़त्म हो गई थी और आर्मी वाले वहाँ पे अपना अधिकार जमाने शुरू कर दिए थे 1999 में पाकिस्तान में, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे बताता है, कह रहा है 2005 के बाद, यानी कि बाई 2005 यानी 2005 के बाद लगभग 140 कंट्री में, यानी कि 140 देशों में ऐसी कंट्री थी जो ज़्यादातर क्या हो चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी, यानी कि इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। और मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैव मेड सिग्निफिकेंस एडवांस टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक इन 1980, यानी कि 1980 से बाद से लेकर 2005 तक काफ़ी कंट्री क्या हुआ, आज़ाद हुआ और काफ़ी कंट्री फिर से आर्मी के हाथों में चला गया, जैसे कि पाकिस्तान। फिर कह रहा है आज भी, यानी कि 2020 में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग अपनी ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि उनको दबा दिया जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में जो चाहे वो भारत की सरकार के खिलाफ बोल सकता है, धरना पे दे सकता है, आंदोलन कर सकता है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी है जैसे कोरिया वगैरह, चाइना हो गया, और वहाँ पे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं तो उनको या तो मार दिया जाएगा, या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा, या तो उनके देश से ही कहीं से गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दिया किसका, म्यांमार का, ठीक है, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, बर्मा। म्यांमार कहाँ है, इंडिया के जस्ट बगल में, यानी कि जहाँ सूरज उगता है उसके जस्ट बगल में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे, ठीक है, मेघालय के नीचे। तो ये कह रहा है कि जो म्यांमार था वो 1948 में, यानी कि हमको कब मिला था, 1947 में, और ठीक एक साल बाद यानी कि म्यांमार को भी क्या मिल गया, आज़ादी मिल गया, यानी कि डेमोक्रेसी पा लिया। लेकिन 1962 में जाते जाते क्या हुआ, वहाँ की जो आर्मी थी फिर से अपना तख्ता क्या कर दी, पलट दी, और वहाँ के जो राजा था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, उसको वहाँ से उन लोगों ने भगा दिया। और 1962 के बाद फिर से क्या किया, आर्मी रूल लग गया। कहाँ पे, म्यांमार में। वहीं पर बताया जा रहा है कि म्यांमार ऐसा कंट्री है जो पहले आज़ाद था, लेकिन 1962 में आर्मी वालों ने फिर से क्या कर दिया, अपना रूल लगा दिया। फिर कह रहा 1990 इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर। कह रहा म्यांमार में लगभग 30 सालों तक आर्मी रूल चला। समझ सकते हैं आप 30 साल कितना होता है। 30 साल तक लोगों को सताया गया, उनको जेल में रखा गया, उनको कुछ बोलने नहीं दिया गया। 30 साल बाद पहली बार क्या हुआ था, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री दोबारा लाया गया था। और लाने वाला कौन था, यूंग सैन सुई क्यू, ऐसे ही नाम है, जानवर करते हैं फॉरेन कंट्री का कैसा नाम रहता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, सुईची। इसको नाम याद रखिएगा कि जो म्यांमार का जो पहला राजा बना था 30 साल बाद, उसका क्या नाम था, सुईची, ठीक है। वन द इलेक्शन बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट। लेकिन कह रहा है जो वहाँ की आर्मी थी, ठीक है, 30 साल बाद भी क्या करती थी, वो सपोर्ट नहीं करती थी इलेक्शन को। वो कहती थी अब चाहे जो भी कर ले, चाहे जितना भी इलेक्शन करवा लें, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और देखते देखते दोबारा आर्मी वालों ने क्या किया, सेंचुरी को अपने ही घर में, यानी कि उसके ही घर में अरेस्ट कर लिया और उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि म्यांमार में भी क्या हो रहा है, आर्मी रूल चल रहा है। फिर कह रहा है कि
about 6 to 10 lakh people in that country have been uprooted from their homes and have their shelter elsewhere। लेकिन कह रहा है कि जो म्यांमार है इतना ख़राब कंट्री हो गया है आर्मी वालों की वजह से कि कम से कम 6 से 10 लाख लोग क्या हो चुके हैं, अपना जो म्यांमार कंट्री है उसको छोड़कर कहीं और चले गए हैं, या तो बांग्लादेश आ गए हैं या श्रीलंका चले गए हैं या इंडिया चले आए हैं। ठीक है, तो म्यांमार देखा जाए तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, डिक्टेटरशिप का। तो देखा जाए तो म्यांमार हो गया, चाइना हो गया और कोरिया हो गया। ये 3 कंट्री ऐसी है जहाँ पे अभी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। देखो यहाँ पर 2 लाइन में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको क्या किया गया है, समराइज़ किया गया है। ठीक है, कह रहा वी हैव लर्नड, हमने याद किया है या जाना है कि डेमोक्रेसी हैज़ बीन एक्सपेंडिंग टू मोर एंड मोर रीजन्स, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, अलग अलग कंट्री में फैल रही है। एंड कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये एक दिन क्या हो जाएगा, सारी दुनिया मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं वो देखते ही देखते सारी कंट्रीज़ आज़ाद हो जाएंगी, चाहे जितना भी टाइम लगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर कंट्री आज़ाद हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा अभी हम तक ने ये देखा। फिर कह रहा राजेश, यस वी विल लिव इन अ बेटर वर्ल्ड दैन बिफोर, हम बहुत ही अच्छी जगह पर रहते हैं पहले के मुकाबले में। भाई जाहिर सी बात है, पहले के मुकाबले में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था, उनसे टैक्स दिया जाता था, उनसे जीने नहीं दिया जाता, अच्छे से खाने पीने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब के लोग क्या है, आराम से घर में बैठ के एसी में मज़े लेते हैं। तो वही तो है ना, तो कह रहा अब हम लोग बहुत ही अच्छी जगह पर रह रहे हैं पहले के मुकाबले में। इट सीम्स वी आर मूविंग टूवर्ड अ न्यू वर्ल्ड, कह रहा है ऐसा लगता है कि हम लोग एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सबको क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी और सबको पूरा पूरा अधिकार मिलेगा। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि पूरे कंट्री का जो क्या बोलते हैं, अगर डेमोक्रेसी मिल जाएगी तो ये चलाएगा कौन। भाई सब कंट्री में कुछ ना कुछ नियम होगा, तो कंट्री के अंदर नियम बना तो गवर्नमेंट ने बनाएगा। अब जो कंट्री के बाहर जो नियम बनता है उसे कौन बनाता है, नेचर कौन सेफ रखता है, कौन ये जिम्मेदार होता है 2 कंट्री के बीच में जब वॉर होता है, तो उसका भी सारा आंसर इसमें दिया हुआ है। तो एक कंट्री है, एक कंट्री नहीं एक संघ कह सकते हैं, एक ग्रुप है जिसका नाम है यूएन, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। ये हर चीज़ के लिए अपना ग्रुप बना हुआ है, यानी कि अगर वॉर होता है तो उसके लिए अलग ग्रुप है। ठीक है, जो अगर 2 कंट्री वॉर कर रही हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि वॉर क्यों हो रहा है और रीज़न क्या है। ठीक है, कोई भी कंट्री अगर सिक्योरिटी अगर मान लो ब्लास्ट वगैरह हो गया, आतंकवादी वगैरह घुस गए, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन देगा, उसका जिम्मेदार जो कंट्री होगी जो अटैक करने गई हो उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशन जो हर चीज़ों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और कोई भी खतरा वगैरह होने से, ब्लास्ट वगैरह होने से, वार होने से रोकने से हर वो चीज़ काम करती है। तो कौन करता है ये, यूएन नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन। देखो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि अगर कोई मान लो सिक्योरिटी का दिक्कत है, लिखा है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री, क्या होगा अगर पाकिस्तान हमारे भारत पे अटैक कर दे तो क्या होगा। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होगा वो क्या मानेगा, जवाब मांगेगा, शांति के लिए आग्रह करेगा। फिर अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जवाब, मतलब वो कहेगा कि आप लोग शांत हो जाइए, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं और आपकी बातों के लिए बात करेंगे। लिखा है ना, एन ऑर्गन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एन ऑर्गन ऑफ यूएन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, यही जिम्मेदार है पूरे कंट्री में 200 कंट्री में शांति कायम रखने के लिए। एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्री, हर कंट्री में जो सिक्योरिटी है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो भी यही जिम्मेदार है। ठीक है, इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी। ठीक है, लिखा है ना, हर कंट्री का आर्मी अपने पास रखता है ये कौन, यूएन सिक्योरिटी, ताकि कहीं भी अगर कोई भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये वहाँ पर भेज सके। तो जो यूनाइटेड नेशन है, जो यूएन सिक्योरिटी है, वो हर चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो अभी हम देखा यूनाइटेड नेशन देखा, फिर यूएन सिक्योरिटी देखा, कहीं ब्लास्ट वगैरह होता है तो अब हम देखेंगे मनी, यानी कि हर कंट्री का जो पैसा होता है, एक बैंक होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये ऐसा बैंक है जो पूरी दुनिया के लोग चाहे तो उस बैंक में अपना पैसा रख सकते हैं, लेकिन उसका कुछ क्या बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इस दिया है हु लेंड्स मनी टू गिव टू गवर्नमेंट एंड वाई दे नीड। अगर किसी कंट्री को मान लो पैसे की ज़रूरत है, जैसे मान लेते हैं उस कंट्री में युद्ध हुआ है जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है, तो नुकसान को भरपाई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यानी कि आईएमएफ से वो पैसे उधार लेगा, कर्जा लेगा। जैसे अब मान लो आपको ज़रूरत है तो आप जाएंगे अपने चौराहे पे जो बैंक होगा उससे उधार लेंगे। तो ऐसे कंट्री वाइज भी होता है, अब तो कंट्री किसी पैसे की ज़रूरत है तो क्या करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उधार लेगा। तो जो हमारे मोदी जी हैं जो ये काम करते हैं पूरे कंट्री में, वो कर्जा ले करते हैं। तो आप अभी जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा कि अभी जो इंडिया का कर्जा है वो कितना है। जब आप कर्जा देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि हर इंसान के ऊपर, यानी कि इंडिया में 150 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, उन 150 करोड़ लोग के ऊपर हर एक इंसान के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपया कर्जा है। ठीक है, फिर भी हम लोग का कंट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही हर कंट्री कर्जे में है, बताती नहीं है, वो तो होता रहता है हर कंट्री में।
लेकिन हमारा कंट्री क्या है, एक तरह से हम भी क्या है, कर्जे में है। तो कर्जा कौन देता है किसी भी कंट्री को? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ऐसा ही कई सारे काम हैं जो क्या कौन देखता है, हमारा UN देखता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन देखता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को देखना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, कह रहा है एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर स्टेट और सितंबर 2012 ऑफ द UN हैज़ वन ऑफ द वोट UN जनरल असेंबली, यानी कि हर साल, ठीक है, क्या होता है, वोटिंग होता है। मान लो कोई चीज़ है जो हर स्टेट में, हर कंट्री में लागू कर रहा है, तो हर कंट्री के जो प्रेसिडेंट होंगे या जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो जाएंगे उस मीटिंग में बैठेंगे और वो मीटिंग में क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिस पे वोट मिलेगा उस ग्रुप को या इस स्कीम को लाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई बीमारी फैल गई है, जैसे मान लो आया था कोरोना, ठीक है, तो कोरोना का जो वैक्सीन वगैरह था वो सारी कंट्री मिलके क्या कर रही थी, अपने आप से एक दूसरे से हेल्प मांग रही थी किस तरीके से जल्दी से इसका वैक्सीन बनाया जाए। तो उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। कौन हमारा जो UN हमारा जो है, हर क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में इसका काम है शांति फैलाए रखना, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध वगैरह ना हो, ठीक है। अब देखो, इस काम को करने के लिए उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो UN हमारा है, जो उसको काम करने के लिए उसको भी तो पैसा चाहिए, एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको भी पैसा चाहिए। तो हर कंट्री है, चाहे सबसे ज़्यादा कंट्री जो है अमेरिका जो है वो पैसा देती है किसको, UN को। तो यहाँ पे लिखा है कि जो UN हमारा कंट्री है, जो फाउंडेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है UN, उसको हर साल पैसे देना होता है। मतलब हर कंट्री थोड़ा थोड़ा पैसा देती है, डोनेट करती है कि मेरा सबसे पैसा लीजिए और आप क्या करिए, इस व्यवस्था को बनाए रखिए। तो वही कह रहा है कि जो 200 कंट्री हैं, उस 200 कंट्री में से जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वो है अमेरिका। अमेरिका क्यों देता है? क्योंकि भाई पहले से वो डेवलप्ड है और अमीर भी है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है किसको, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो अमेरिका देता है, ठीक है। हर कंट्री को ऐसे देना पड़ता है एज अ डोनेशन के नाम पे, ताकि हर कंट्री में जो शांति है वो बनाए हुए हो। फिर कह रहा है कि मान लो अगर कोई डिसीजन लेना है, जिसकी वजह से डिसीजन लेना हो, तो ऐसी 5 कंट्री है जो परमानेंट मेंबर बना हुआ है, यानी कि उसका भी मेंबर लोग बनते हैं अलग अलग कंट्री से। तो ऐसे 5 कंट्री हैं जो इसके मेंबर बने हुए हैं हमेशा के लिए। कौन कौन से हैं ऐसे? देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है US यानी कि अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है रसिया, उसके बाद आता है UK, फ्रांस और चाइना। देखो, चाइना जगह पे इंडिया होने वाला था, ठीक है। इंडिया मतलब इंडिया का नाम लिया गया था कि आप आइए और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हिस्सा बनिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे, बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था, इसको कैंसिल कर दिया था और कहा था कि जो चाइना के उसमें प्रेसिडेंट थे उनको आप बना दीजिए, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती थी जवाहरलाल नेहरू की, माना जाता है। अगर इंडिया इस काउंसिल में होता तो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता था और इंडिया भी आज क्या होता, डेवलप कंट्री होता, काफ़ी ज़्यादा विकसित होता। लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया और आप देख सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलती थी उस समय जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और किसको चांस दे दिया, चाइना को दे दिया। तो जो इसमें मेंबर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर होती है। लिखा है ना यहाँ पे, द परमानेंट मेंबर स्पेशली द US कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी, यानी कि जो अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देती है। ईच परमानेंट मेंबर हैज़ वेटो पावर, इट मीन्स दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर सेज नो टू डिसीजन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं किसी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा आतंकवादी फैला रही है, जैसे मान लेते हैं जो इराक है, सॉरी इराक नहीं, जो मतलब जो आतंकवादी होते हैं, मान लेते हैं उनका एक संगठन है, ठीक है, वो हर कंट्री में जाके लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 कंट्री जो है क्या करेगी, एक डिसीजन तैयार करेगी कि क्यों ना इस कंट्री को ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से। तो जो 5 का जो सहमति होगा तभी उस कंट्री को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। तो चाइना की जगह पे अगर इंडिया होता तो इंडिया कहता नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो ये काम नहीं होता। अगर इंडिया कहता करना है तो ये काम होता है। तो ऐसे ये 5 कंट्री हैं जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनका परमिशन चाहिए होता है। अगर 5 लोग हाँ करेंगे तभी वो काम होगा। अगर 5 में से कोई एक भी अगर कर देता है कि नहीं इस काम नहीं होगा, तो काम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना की जगह पे अभी हमारा भारत होता, लेकिन अब नहीं है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे काम करता है हमारा कौन, UN, यूनाइटेड नेशन, जो सिक्योरिटी भी देता है, कंट्री को पैसा भी देता है और मेंटेनेंस भी बनाए रखता है हर कंट्री में। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा मनी लेंडर है। मनी लेंडर यानी कि ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कर्जा देने वाला बैंक है, ठीक है। पूरी दुनिया में इतना, इससे ज़्यादा कर्जा कोई नहीं देता भाई। जो भी कर्जा देते हैं लोगों को कर्जा देते हैं, और ये जो कर्जा देता है पूरे पूरे देश को कर्जा देता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हो सकता है MCQ में पूछ भी दे या 1 में पूछ दे
कि दुनिया का पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो कर्जा देने वाला बैंक है वो कौन सा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कौन चलाता है? यूनाइटेड नेशन चलाता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि उसका जो पैसा होता है उसको देखता कौन है? मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मान लो कोई किसी को बैठा दिया और पैसा लेके भाग गया, तो पैसा नहीं होता है। कम से कम इसमें हर साल मतलब कि हर साल चुनाव होता है कि पैसा का रखवाली कौन करेगा। तो उस चुनाव में भाग कौन कौन लिखा है, उस कंट्री का नाम दिया गया है। कह रहा अमेरिका होता है, जापान होता है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रसिया। ये सब कंट्री मिलकर क्या कराती हैं? एक तरह का इलेक्शन करवाती हैं, जिसमें से हर साल क्या किया जाता है? उस सेक्रेटरी बनाया जाता है, यानी कि एक फाइनेंस मंत्री तैयार किया जाता है उसको सेफ रखने के लिए, उसको क्या करने के लिए? उनके पैसे को सेफ रखने के लिए। तो हर साल एक कंट्री क्या कराती है? इलेक्शन करवाती है, ताकि उस वर्ल्ड बैंक में क्या कर सके? पैसा सेफ रह सके। ठीक है, तो जैसे मतलब कंट्री में होता है वैसे ही वहाँ भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है हमारा डेमोक्रेसी प्रमोशन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। देखो कह रहा है ये जो पिक्चर दिखाया गया है, टेक अ लूज ऑन द कार्टून, ये जो कार्टून आपको दिख रहा है नीचे ना, इसी को बस हल्का सा बताया गया है। कह रहा है देखो जितनी भी दुनिया में कंट्री है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारा, इस पर जितना भी कंट्री है 200 या 210 जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री का ये फ़र्ज़ बनता है कि हर कंट्री क्या करे? इलेक्शन को, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा दे। इसका मतलब होता है प्रमोशन, यानी कि क्या करना? तरक्की करना। ये हर कंट्री का जो हमारा जो कंट्री है, जो रूल है पूरे दुनिया के लिए यही है कि हर कंट्री क्या करे? अपने राज्य को, यानी अपने राज्य के लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को कोई भी दिक्कत ना दे, उनको क्या करे? उनका विकास करे, चाहे किसी भी तरह से करे। तो उसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक प्रमोशन। तो जो डेमोक्रेटिक प्रमोशन है, जो सबसे ज़्यादा जो करता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा तरक्की करता है, वो सबसे नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका देख सकते हैं कि अमेरिका सबसे नंबर 1 माना जाता है, इसलिए उसको सुपर पावर भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका के लोग हैं वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है और पूरी तरह से उनका विकास हो चुका है। तो वैसे ही जो अमेरिका है चाहता है कि हर कंट्री, दुनिया में जितने भी कंट्री है वो क्या हो? सारे के सारे डेवलप्ड हो और सबका क्या हो? सबका विकास हो, सबका साथ हो। वही मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो क्यों कहते हैं? इसी को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, जितने भी कंट्री के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कंट्री को क्या करें? वो आगे बढ़ाएं और उनका विकास करें। तो उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रमोशन। देखो यहाँ छोटा सा कहानी दिया गया है अरेबिया का, अरेबिया यानी कि सऊदी अरेबिया का। कह रहा वहाँ पर एक वहाँ के इंसान था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन अभी देखे हैं आप, इन लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है इनको। कह रहा 1968 में जब हर जगह पे क्या चल रहा था? आज़ादी का दौर चल रहा था, सब लोग अपने कंट्री को आज़ाद कराने में लगे थे। उसी समय में सद्दाम हुसैन भी था। कहाँ पे? अरेबिया में, जो एक बहुत बड़ा क्या था? पार्टी, मतलब उसको क्या करता था? चलाता था। कौन? सद्दाम हुसैन। ये जो सद्दाम हुसैन था ये चाहता था कि कुछ अलग तरह का गवर्नमेंट बनाना, जैसे कि इसका मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी गवर्नमेंट हो जो पारंपरिक इस्लाम लॉ को क्या करे? एबॉलिश कर दे, यानी ख़त्म कर दे। एंड गेव वुमेन द राइट टू वोट, यानी कि जितने भी औरतें हैं उनको भी अधिकार मिल सके क्या? वोट देने का। यानी कि सद्दाम हुसैन पहला इंसान था, ठीक है, पूरे कंट्री में 1968 के टाइम पे ये पहला ऐसा इंसान था जो चाह रहा था कि औरतों को भी क्या मिले? हक मिले वोट देने का। इसलिए इसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि ये पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे ये पहला ऐसा इंसान था जो औरतों के हक के बारे में लड़ा कि औरतों को भी क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी मिलना चाहिए वोट देने का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ उस समय में, इसी के लेकर कि वो क्या किया? इस्लामिक लॉ को ख़त्म करके वो चाह रहा था कि सभी औरतों को वोट देने का अधिकार मिल सके, उनको भी कुछ फ्रीडम मिल सके, यानी कि आज़ादी मिल सके, और नॉट ग्रांटेड इन अदर एशियन कंट्री। और इस तरह का जितना भी कंट्री है जो फॉलो नहीं करती इस रूल को, उनको हटाया जाए और नए रूल्स को लाया जाए, जिसकी वजह से औरतों को भी क्या मिल सके? हक मिल सके, उनके आज़ादी का, उनके जस्टिस का और उनके वोट देने के अधिकार को। तो सद्दाम हुसैन ये काम करता था कहाँ पे? अरेबिया में, यानी कि सऊदी अरेबिया के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं। कहाँ पे? 1968 में। जब बाद में कह रहा 1979 में, ठीक है, क्या बन गया वो? इराक है ना, आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। जब इराक जानते ही हैं, वहीं पर पाता है, सऊदी अरेबिया के आसपास कंट्री है। कह रहा जब इराक का वो क्या बना? प्रेसिडेंट बना 1979 में, तो उसने एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक काम किया। क्या काम किया देखते हैं। कहाँ गया? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड सप्रेस्ड एनी डिसेंडेंट और अपोजिशन इन द रूल, यानी कि अपोजिशन में जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता था उसको वो क्या करवा देता था? मरवा देता था। कौन? सद्दाम हुसैन। मतलब वो बस उसका यही मानना था कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है।
हमारे जो अपोज जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और उसको पूरी तरह से क्या करवा देता, तुरंत मरवा देता था या गला वगैरह काट देता था। तब देखते भी है सऊदी अरेबिया में कितना खतरनाक रूल है कि आप लड़की को छेड़ नहीं सकते हैं, लड़की के साथ कोई इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको तुरंत मौत की सज़ा दी जाएगी। तो ये जो सद्दाम के हुसैन है, यही सब सारा नियम लाया गया था। तो सद्दाम हुसैन काफ़ी ज़्यादा औरतों का रिस्पेक्ट करता था, जिसकी वजह से उनके लिए सारा रूल बनाया गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ही वॉज नोन एज टू हैव गॉट मेंबर ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट किल एंड पर्सन ऑफ एथनिक माइनॉरिटी मैसेकर्ड, यानी कि जो भी उनके खिलाफ होता था वो उसको मरवा देता था। कौन? सद्दाम हुसैन, जिसको देखते हुए ब्रिटेन के लोग और अमेरिका के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। हैरान मतलब बहुत ही बुरी तरह से वो लोगों को मारता था, जिसकी वजह से जब अमेरिका को ये बातें क्या हुआ, मतलब उसको पता चला, तो उसने कहा कि आप इस तरीके से लोगों को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से रोकने के लिए उससे बातें की गई, लेकिन वो बात नहीं माना। कौन? सद्दाम हुसैन। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बातें बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का अटैक कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। कहाँ पे? अरेबिया में। वही लिखा है, द यूएस एंड इट्स अलाइ ब्रिटेन एलेग दैट इराक पोजेस सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, विच पोज अ बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड। जैसे अटैक किया नहीं था, जैसे मैं कुछ और बोल दिया हूँ। कह रहा है कि अमेरिका को पता चला कि ये क्या कर रहा है, बहुत ही गलत काम कर रहा है और बिना किसी को बताए हुए क्या कर रहा है, ये बहुत बड़े बड़े हथियार बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है या कई लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। तो वही आप लिखा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जिसकी वजह से लोगों की जाने जा सकती थी। जिसको देखते हुए इसने क्या कि इराक टू सर्च ऑफ सच वेपन, यानी कि अपने एजेंट को भेजा वहाँ पे इराक में सर्च करने के लिए, क्या ये जो बात है, जो ये वेपन बना रहा है, जो हथियार बना रहा है, ये सच में बना रहा है कि ऐसे ही डराने के लिए बना रहा है, ठीक है। तो इट डिड नॉट फाइट एनी, स्टिल द यूएस एंड अलाइज इन्वेडेड इराक एंड ऑक्युपाइड इट, रिमूव सद्दाम हुसैन फ्रॉम द पावर 2003। यानी कि जब उसके एजेंट वहाँ पर गए तो उनको कुछ मिला नहीं, फिर भी वो लोग क्या हुए, डर रहे थे कहीं इराक ऐसा काम ना कर दे, जिसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका ने अपने आर्मी वालों को वहाँ पर भेजा और भेजने के बाद सद्दाम हुसैन को वहाँ से हटा दिया गया। कब? 2003 में, यानी कि इराक में से सद्दाम हुसैन को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के गवर्नमेंट के द्वारा। फिर कह रहा है द वॉर अगेंस्ट इराक वाज नॉट अथॉराइज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो उसके बाद जो युद्ध हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, ठीक है, वो क्या था, इलीगल था। लेकिन वहाँ की जो काउंसिल थी, कौन काउंसिल? हमारी ये काउंसिल जो हर कंट्री को शांति फैलाने के लिए मोटिवेट करती है, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा उसको कंट्रोल करता है, यूएन को सबसे ज़्यादा पैसा देता है और सबसे ज़्यादा चैरिटी भी वही देता है अमेरिका, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग उस समय कुछ बोले नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो अमेरिका क्या है, अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर हो गया, जिसकी वजह से अगर कुछ करता भी है लोग तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो लोगों के अधिकार में काम करता है, लोगों के लिए काम करता है और लोगों के फ़ायदे के लिए काम करता है, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर डेमोक्रेसी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।